एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इंडियन इकोनॉमी में लास्ट हमने 2 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। सो इससे पहले वो वाली 2 वीडियो जाकर देख लें। इंडियन इकोनॉमी के लिए हम करंट अफेयर्स भी साथ में ही कवर कर रहे हैं। ये करंट अफेयर्स हम देख चुके हैं। ये इंडियन इकोनॉमिक्स का प्रीलिम एंड मेंस का सिलेबस है। ये टर्म्स देख चुके हैं स्टैटिक पोर्शन के लिए। इसके साथ ही हमने लास्ट वैसे एक क्वेश्चन भी देखा था मेंस के लिए। ओके, जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है अब तक देखिए हम कितना कर चुके हैं। प्री ब्रिटिश एरा, ब्रिटिश एंड पोस्ट ब्रिटिश एरा कवर कर चुके हैं। ये तीनों सिस्टम्स को भी हम समझ चुके हैं। उसके साथ ही ये मॉडल्स देखे थे हमने पोस्ट ब्रिटिश एरा में। एंड जो अब हमारा देखिए जो चल रहा है वो है 1950 से लेकर 1990 तक का पीरियड। यहाँ पर हमने देखिए प्लानिंग देखनी है, कैसे इंडिया की प्लानिंग हुई थी एंड कैसे उस प्लानिंग की वजह से, कुछ शॉर्ट कमिंग्स की वजह से इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाता है। एंड देन उसके बाद फिर आते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स एंड हम डिफरेंट सारे प्लान्स भी कवर करेंगे। ओके, इसके बाद देखिए हम जो प्लानिंग होती है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो भी देख चुके हैं। एंड हमारा एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री में जो प्राइम मूविंग फोर्स का डिबेट था उसको भी कवर कर चुके हैं। एंड लास्ट वीडियो में क्या हुआ था कि रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी थी एंड मैंने वो चीज नोटिस नहीं करी एंड हमारा यहाँ पर ही रुक गया था। इसी के आगे ही आज कंटिन्यू करेंगे। प्लस पहले हम देखते हैं अब कुछ करंट अफेयर्स जो कि 1 जनवरी से लेकर लास्ट डे तक है। ओके, सो आज के जो करंट अफेयर्स हम देखेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो ये है। ये एक मेंस का क्वेश्चन है, इंडियन एक्सप्रेस का जो यूपीएससी असेंशियल का सेक्शन है वहां से लिया गया है। प्लस इसी से रिलेटेड ही मैं आपको बताऊंगी, एआई से रिलेटेड ही 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देख रहे हो तो आपको पता होगा कि एआई से रिलेटेड ही एक पहले भी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी मेंस में। सो सबसे पहले हम देखते हैं करंट अफेयर्स। ये वाले करंट अफेयर्स हैं। ओके, इनमें ना मैंने एक लिखा नहीं हुआ है बट वो भी आपने देखना है। वो द हिंदू का इशू है, आर्टिकल है जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको ना करंट अफेयर्स के साथ साथ ही जो उस इशू से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो स्टैटिक पार्ट है वो मैं कवर करवाती जाऊंगी, बट इनको हमने बाद में डिटेल में कवर करना भी है। जैसे कि सीपीआई, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना, ये सारी जो चीजें हैं वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, तो इनको हमने इन्फ्लेशन के चैप्टर में भी डिटेल में कवर करना है। बट अभी के लिए मैं थोड़ा थोड़ा सा ही इनका बताती जाऊंगी। सो जो आर्टिकल है पहले उसका सुन ले, वो क्या आर्टिकल है। अगर आपको खुद भी रीड करना हो तो आप रीड कर सकते हो। सो द आर्टिकल इज हाउ टू पुट पीडीएस आइटम्स, दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आइटम्स, फ्री सोशल ट्रांसफर्स इन न्यू रिटेल इन्फ्लेशन इंडेक्स। मॉस्पी आस्क्स एक्सपर्ट। मॉस्पी अब क्या है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। सो बेसिकली ये जो आर्टिकल है ना द हिंदू में आया था, इसने क्या कहा है कि जो हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये क्या कर रही है, ये हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये मैं बताऊंगी आगे कि क्या है ये। इसका बेस ईयर एक तो अपडेट करा जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। देन इसमें देखिए एक ना आइटम्स होती हैं, हमारे जो डेली बेसिस के आइटम्स हैं वो इसमें होते हैं, उनको कुछ वेट्स भी असाइन करे जाते हैं। एंड इन वेट्स को, एंड ये जो बास्केट है, बास्केट मतलब जो आइटम्स की जो एक लिस्ट है उसको एक बास्केट में रखा जाएगा। ऐसे ही बोला जाता है कि हाँ देखिए ये आइटम है कुछ जो डेली यूज की है, उनकी एक बास्केट है। सो इन चीजों को अपडेट करा जाएगा, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने बोला है। बट इस मिनिस्ट्री के आगे अब ना एक इशू क्या आ रहा है कि देखिए चीजों को तो अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि हमने जो न्यू इन्फ्लेशन आ रही है हमारी, है ना, इंडिया की 2024 2025 के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि कैसे प्राइस चेंज हो रहे हैं। तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए हमें बेस ईयर भी चेंज करना होगा। बट ये सारी चीजें तो उन आइटम्स के लिए हो सकती है ना, उन गुड्स के लिए हो सकती हैं जिनका कोई प्राइस है। तो अब जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, इसके लिए क्या इशू है कि जो पीडीएस आइटम्स है, दैट इज जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमारा, इसको हमने कवर भी करना है।
तो जो कुछ फ्री आइटम्स हैं जो सोशल सर्विस के लिए दी जाती हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है वो सोशल सर्विस का काम करती है, सोशल वेलफेयर का काम करती है, उसके लिए हमारा ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है कुछ आइटम्स को फ्री में देता है, जो पुअर सेक्शंस एंड डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के लिए। तो अब ये मिनिस्ट्री का कहना है कि इन आइटम्स को कैसे एडजस्ट करा जाएगा, क्योंकि इनका तो कोई प्राइस है ही नहीं, तो इट मीन्स इनके लिए कोई वेट भी असाइन नहीं होगा इस बास्केट में। जो सीपीआई की बास्केट है उसमें कोई वेट भी असाइन नहीं होगा, क्योंकि वेट तो उन्हीं आइटम्स का असाइन करा जा सकता है ना जिनका प्राइस है। तो ये फॉर द टाइम बिंग अभी एक इशू है, लेकिन ये इशू जब रिजॉल्व हो जाएगा तब हम देखेंगे कि इस मिनिस्ट्री का क्या डिसीजन आया है। अभी हमने क्या देखना है कि सबसे पहले तो सीपीआई क्या है। ऑल्दो मैंने इन्फ्लेशन के चैप्टर में भी इसको एक्सप्लेन करना है, बट मैं थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि हम आर्टिकल्स कवर कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा मैं अभी बताती जाऊंगी। तो सीपीआई देखिए क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये एक इन्फ्लेशन का ही इंडिकेटर है। इन्फ्लेशन क्या होती है कि कैसे हमारे प्राइसेस जो हैं वो एवरेज, जो जनरल आइटम्स होती हैं, एक पर्टिकुलर ऐसे फूड आइटम ही नहीं, सारी की सारी आइटम्स का जब प्राइस इंक्रीज हो जाता है, जनरल इंक्रीज होता है प्राइसेस में, तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब उसका एक इंडिकेटर है सीपीआई, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए पता ही चल रहा है कंज्यूमर, हम लोग कौन है, कंज्यूमर, जो कि एंड प्रोडक्ट्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स को। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या कहता है, ये मेजर करता है, ये देखता है एवरेज चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में एवरेज चेंज क्या आया है। अब किसके प्राइस की बात करी जा रही है, तो ये बात करी जा रही है एक फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सीपीआई में ऐसे एज्यूम करा जाता है कि एक बास्केट है आइटम्स की जो कि कंज्यूमर्स, हम लोग कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं। तो सीपीआई क्या देखता है कि उस जो बास्केट में आइटम्स हैं उनमें एवरेज चेंज क्या आ रहा है प्राइस में, ये काम है इस सीपीआई का। अब देखिए वो आइटम्स कौन सी हैं जिनमें हम प्राइस चेंज देखते हैं, वो आइटम्स कौन सी हैं, जिसको हम कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं कि सीपीआई के ये कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये आइटम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी इनके मैं डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, बट मैं आपको ना इनके सब हेडिंग से ही दे रही हूँ कि हाँ ये वाली आइटम्स हैं। इनके अंदर भी और बहुत सारी आइटम्स हैं। जैसे कि सबसे पहले तो है जो मेन कंपोनेंट्स हैं सीपीआई के, तो सबसे पहले तो देखिए है जो फूड एंड बेवरेजेस, देन उसके बाद है एक हाउसिंग, देन है क्लोथिंग एंड फुटवेयर, देन एक जो बास्केट में आइटम है वो है फ्यूल एंड लाइट की, देन है एक मिसलेनियस सेक्शन। इस मिसलेनियस सेक्शन में हमारी आती हैं सर्विसेज। देखिए जो हम कंज्यूमर हैं वो जस्ट गुड्स को ही कंज्यूम नहीं करते, हम सर्विसेज को भी कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं सर्विसेज का। जैसे कि एजुकेशन ये एक सर्विस है, हेल्थ केयर, हम लोग ही तो इन सारी चीजों का यूज करते हैं ना, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। तो इन बास्केट में ये जो बास्केट ऑफ ये जो आइटम्स हैं बास्केट में, सीपीआई की बास्केट में ये वाली जो आइटम है, इनमें क्या चेंज आ रहा है, प्राइस में क्या चेंज आ रहा है, उसको मेजर करने का काम ही इस सीपीआई का है। इस इन्फ्लेशन, इन आइटम्स में इन्फ्लेशन को देखने का काम है सीपीआई का। एंड ये देखिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इसको पब्लिश करती है हमारी मॉस्पी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ओके, अब देखिए जो सीपीआई है ना, इसकी कुछ टाइप्स भी हैं जिनको डिटेल में हम ऑब्वियसली बाद में ही कवर करेंगे। तो जो टाइप्स है, पहली है एक तो है सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, देन एक है, अच्छा इनका ना बेस ईयर अलग अलग होता है। अब बेस ईयर क्या है कि एक ना ईयर फिक्स कर दिया जाता है कि अगर हमने प्राइस चेंज को देखना है, से हम 2025 का प्राइस चेंज देख रहे हैं, हम इसका इन्फ्लेशन देख रहे हैं कि अभी कितना ज्यादा प्राइस बढ़ चुका है। अगर हमने किसी चीज का कंपैरिजन करना है, हम क्या कर रहे हैं, हम पहले वाले जो प्रीवियस ईयर्स थे और आज के साल अगर हम देखते हैं ना, हम बोलते हैं ना हाँ पहले की कितना ज्यादा प्राइस बढ़ चुका है, तो हमें कैसे लगता है कि वो प्राइस बढ़ चुका है, क्यों, क्योंकि हम पहले वाले ईयर्स के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो वो जो पहले वाला एक ईयर है ना, वो सेट कर दिया जाता है कि हम इस पर्टिकुलर ईयर को ही बेस ईयर लेके चलेंगे
एंड जो आज के करंट प्राइस होंगे ना उस बेस ईयर के साथ ही कंपेयर करे जाएंगे एंड देखा जाएगा इन्फ्लेशन कैसा हो रहा है। तो ये जो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर है इसका बेस ईयर था 2016। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने 2025 में जो प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, रेट बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रही है, उसको हमने किसके कंपैरिजन में चेक करना है, 2016 के कंपैरिजन में। दैट इज ये हो गया अब बेस ईयर। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। इंडस्ट्रियल वर्कर का जो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर का है उसका है बेस ईयर 2016। ऐसे ही एक देखिए सीपीआई है फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड रूरल लेबरर्स के लिए। इनके लिए जो बेस ईयर अभी तक चल रहा है वो 1986-87 का ही चल रहा है। देन है एक सीपीआई अर्बन, सीपीआई रूरल एंड देन है सीपीआई कंबाइंड। और ये जो सीपीआई कंबाइंड होता है यही इन्फ्लेशन के लिए मैक्सिमम यूज करा जाता है एंड इन सब का जो बेस ईयर है वो 2012 है। जो अभी मैंने आपको बताया कि जो मॉस्पी है वो बेस ईयर को रिव्यू और अपडेट करने का सोच रही है, तो वो इस 2012 की ही बात हो रही है कि इसको अब चेंज करना चाहिए, एक नया बेस ईयर होना चाहिए। अच्छा, ये सीपीआई वगैरह जो हम कैलकुलेट करते हैं इनकी ज़रूरत क्या पड़ती है? देखिए सबसे मेन जो ज़रूरत पड़ती है वो तो है एक इन्फ्लेशन। सबको पता है, हम जनरल सब बोल देते हैं कि भी हमें इन्फ्लेशन को देखना है इसलिए हम सीपीआई कैलकुलेट करते हैं। बट अगर हम देखें तो मेनली क्या होता है कि हमें जो कंज्यूमर है, जो हम हैं, हमें इन्फ्लेशन की वजह से हमारी जो परचेजिंग पावर है वो कैसे इम्पैक्ट हो रही है, ये चीजें हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से देख सकते हैं। देखिए ये कैसे देखा जा सकता है, क्योंकि देखिए अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो देखिए मार्केट में दो फोर्सेस रहती हैं, डिमांड एंड सप्लाई की, है ना। तो अगर बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो सडनली क्या होता है कि जहाँ तो डिमांड बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास उतना पैसा नहीं है। अब सप्लाई तो है जी, ये वाली ना जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि एक सिनेरियो ऐसा बन सकता है, बाकी चीज़ें डिटेल में हमने बाद में ही देखनी है। सो सपोज कि सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है बट अब इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि अब करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई है, करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई है, जो चीज़ पहले 10 रुपए की आ रही थी अब लोगों को उसके लिए 100 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो लोगों की इससे क्या हुआ, इससे लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई। तो गवर्नमेंट को क्या पता चलता है, मिनिस्ट्रीज को क्या पता चलता है कि ओके इन्फ्लेशन की वजह से जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनकी परचेजिंग पावर कैसे इम्पैक्ट हो रही है। तो अल्टीमेटली इससे क्या हुआ कि हम क्या ट्रैक कर रहे हैं, हम प्राइस चेंज को ट्रैक कर रहे हैं। इट मीन्स कि हम, एंड प्राइस चेंज क्या है, इन्फ्लेशन, हम इन्फ्लेशन को ट्रैक कर रहे हैं एक तो सीपीआई की हेल्प से। अब अगर हमने इन्फ्लेशन ट्रैक करी है तो इसका यूज क्या हुआ, इसके देखिए फायदे एक तो आरबीआई को भी होंगे, क्योंकि देखिए हमारी आरबीआई की अपनी एक अपना पॉलिसी रहता है ना, हमारी गवर्नमेंट अलग से पॉलिसीज लेके आती हैं। तो एक तो आरबीआई इसका यूज करेगी अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए, क्योंकि जो आरबीआई है इसके लिए सीपीआई ना एक प्राइमरी मीट्रिक रहता है, जो एक मेन चीज होती है ना पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। जैसे हमारी आरबीआई को क्या काम दिया गया है कि आपने इन्फ्लेशन टारगेटिंग करनी है, एंड वो उसके लिए एक आरबीआई ने थ्रेशोल्ड रखा हुआ है 4 +-2 का, है ना, इतना थ्रेशोल्ड रखा हुआ है। तो आरबीआई इस चीज का यूज करके, फिर इस मीट्रिक का यूज करके देखेगी कि क्या हमारी इन्फ्लेशन इस टारगेट में सेट हो रही है या फिर नहीं हो रही है, या फिर इससे ज्यादा जा रही है। तो ये आरबीआई के लिए यूज हो गया। अब हमारी गवर्नमेंट भी यूज करेगी देखिए सीपीआई का। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को देनी होती है सैलरीज, देन देनी होती है पेंशंस। तो इन सारी चीजों के लिए भी अगर सैलरीज को रिवाइज करना है, पेंशंस को रिवाइज करना है, पहले वाले ईयर्स के कंपैरिजन में अगर इन्फ्लेशन बढ़ गई है इट मीन्स कि सैलरीज और पेंशंस को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने मार्केट में डिमांड को बढ़ाना है तो उसके लिए लोगों के पास पैसा होना चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? ये जो मनी सर्क्यूलेट हो रही है हमारे, है ना, इंडिया में बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, देन उसके बाद आरबीआई के थ्रू मनी सर्क्यूलेट हो रही है।
तो पैसा अगर लोगों तक पहुंचना है, उनको उनकी डिमांड को बढ़ाना है, तो उनकी सैलरीज एंड पेंशन्स को भी इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करना होगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए फिर गवर्नमेंट भी इस सीपीआई इंडिकेटर का यूज़ करेगी। ऐसे ही देखिए, अब ऑब्वियस सी चीज़ है कि अगर इकोनॉमिक एनालिसिस करना है, हमें पता है इकोनॉमिक सर्वे आता है, हमें हमारा जो लास्ट ईयर होता है उसमें पूरा सर्वे करा जाता है, हम कंजम्पशन के ट्रेंड्स देखते हैं कि कंज्यूमर किन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक अपनी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक हेल्थ को चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का कहाँ से हम इवेल्युएशन करते हैं, ये एक इन्फ्लेशन के थ्रू, जो इन्फ्लेशन इंडिकेटर है सीपीआई मेनली इन सब चीज़ों के थ्रू ही करा जाता है। वैसे डिटेल में हम आगे इन्फ्लेशन के चैप्टर में ही कवर करेंगे। सो ये तो था एक फर्स्ट हमारा आज का करंट अफेयर। देन उसके बाद जो हमें इम्पॉर्टेंट और देखना है वो इन्फ्लेशन से ही रिलेटेड है, 8th पॉइंट वाला। हमारी गवर्नमेंट ने एक रमेश चंद पैनल को इस्टेब्लिश करा है। सो पहले आप पूरा आर्टिकल का नाम सुन लें, रमेश चंद पैनल टू एडवाइज ऑन रीसेटिंग इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर बेटर जीडीपी एस्टिमेशन। तो ये पूरा आर्टिकल है। ओके, सो इसको हम थोड़ा सा अब देखते हैं। जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने देखिए एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स को इस्टेब्लिश करा है। एंड इसका पर्पस देखिए, जो हमारी मॉस्पी थी, जैसे हमने इससे पहले वाला आर्टिकल कवर करा, तो उसमें हमने देखा कि कैसे सीपीआई को अपडेट करने का सोचा जा रहा है। तो जो अभी हमारा ये गवर्नमेंट ने ये वाला पैनल इस्टेब्लिश करा है, सेटअप करा है, रमेश चंद पैनल, ये है होल सेल प्राइस इंडेक्स के लिए। अब ये भी देखिए हमारा इन्फ्लेशन से ही रिलेटेड है। 3 इंडेक्सेस होते हैं मेनली, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड देन प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो पहले वाला आर्टिकल तो हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए। अब ये है होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए भी एक कमेटी इस्टेब्लिश करी गई है जिसका नाम है रमेश चंद पैनल। अब ये जो आर्टिकल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको इग्नोर मत करें। 1 जनवरी से लेकर अब तक के ये आर्टिकल्स हैं एंड सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, इस ये जो कमेटी है रमेश चंद कमेटी या फिर पैनल, इसको काम दिया गया है कि आपने होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर रिवाइज करना है। जैसे पहले सीपीआई का था, तो इस पैनल को बोला गया है एक तो आप इसका बेस ईयर रिवाइज करो, उसके साथ ही आप देखो कि कैसे हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को लेके आ सकते हैं। दैट इज हम होलसेल प्राइस इंडेक्स को ही हटा दें एंड उसकी जगह पर हम जीडीपी एस्टिमेशन के लिए, जीडीपी, जीएनपी, ये सब हमने आगे नेक्स्ट देखने हैं अपनी वीडियोस में, कि हम कैसे अब जीडीपी एस्टिमेशन के लिए, जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए एंड इन्फ्लेशन को ट्रैक करने के लिए हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को यूज करें। ये काम भी इस पैनल को दिया गया है। एंड ये जो रमेश चंद पैनल है, इसमें 18 मेंबर्स हैं। अब ये फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 18 मेंबर्स हैं एंड उसको ऑब्वियसली चेयर करेंगे रमेश चंद जी। एंड ये जो पर्सन है, ये नीति आयोग के ही मेंबर हैं। नीति आयोग के ये क्या है, एक मेंबर है। एंड इनका काम क्या होगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स का, देखिए जो अब का इसका बेस ईयर है, बेस ईयर मैंने आपको बता दिया क्या होता है। जो अब का बेस ईयर चल रहा है इसका WPI का, वो है 2011 to 12, ये ईयर इसका बेस ईयर चल रहा है। बट बोला क्या गया है, इसको काम क्या दिया गया है कि आप देखें कि इसको क्या हम 2022-23 ईयर कर सकते हैं। तो एक तो ये देखा जाएगा, है ना। हमारी जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि इस WPI, देखिए ये जो WPI है ना, इसका क्या है कि इसमें सिर्फ गुड्स को ही काउंट करा जा रहा है, इसमें सर्विसेज नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हम सर्विसेज को भी देखें। एंड सर्विसेज किस में आती हैं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक बेटर मेजर है इन्फ्लेशन के लिए। अच्छा, ये जो WPI है ना, इसका अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि है क्या। ओके, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, WPI होल सेल, दैट इज जब जो गुड्स हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिर्फ गुड्स की ही बात हो रही है, तो अगर गुड्स बल्क में बाय हो रहे हैं, सेल किए जा रहे हैं गुड्स, तो प्राइस चेंज इन बल्क में, जो बल्क में गुड्स सेल हो रहे हैं उनमें प्राइस चेंज क्या आ रहा है।
तो उसी को ही मेजर करेगा, उसी को रिप्रेजेंट करेगा WPI, दैट इज होल सेल प्राइस इंडेक्स। अब इसका मतलब ये भी हुआ कि यहाँ पर कंज्यूमर्स की बात नहीं हो रही है, क्योंकि अब ये जो कंज्यूमर है, हम लोग थोड़ी ना सारे के सारे गुड्स बल्क में बाय करेंगे। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जो जो होल सेलर होते हैं, है ना, जो बल्क में चीजों को बाय करते हैं, जो गुड्स का ट्रेड होता है, उस चीज को देखा जाएगा कि जो बल्क में गुड्स का ट्रेड हो रहा है बिजनेसेस का आपस में, वहां पर प्राइस चेंजेस क्या आ रहे हैं। तो इसको भी अब इन्फ्लेशन के लिए यूज करा जा रहा है, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए यूज करा जा रहा है, बट यहाँ पर कंज्यूमर्स नहीं है। अब ये जो WPI है ना, इसको मंथली रिपोर्ट करा जाता है, इसको मंथली बेसिस पर ही कैलकुलेट करा जाता है, और जो एवरेज प्राइस चेंज हो रहे हैं गुड्स में, ये जो बल्क में गुड्स बाय और सेल हो रहे हैं, तो उन्हीं में ही अब प्राइस चेंज देखा जा रहा है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका बेस ईयर 2011-12 है, जिसको अभी चेंज करने की बात करी जा रही है। इनफैक्ट अभी तो WPI को ही रिप्लेस करने की बात करी जा रही है। वो ऐसा क्यों है हम देखेंगे अभी। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे इंडिया के लिए फॉर द टाइम बिंग ये एक इम्पॉर्टेंट मेजर है, इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, बट जस्ट फॉर गुड्स, एंड इसमें कंज्यूमर्स की बात नहीं होती है। देन उसके साथ ही ये डाटा पब्लिश कौन करता है, ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। ये डाटा पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, एंड मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये भी आपने याद रखना है। मैंने आपको देखिए पहले अभी जस्ट पहले वाली आर्टिकल में मिनिस्ट्री कौन सी बताई है ना, वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट हो गई, एंड बेस ईयर हो गया 2011। ओके, अब इसके कंपोनेंट्स कौन है, जैसे CPI के कंपोनेंट थे, अब इसके भी इट मीन्स कुछ कंपोनेंट्स होंगे। इसके जो कंपोनेंट्स है, पहले तो है कुछ प्राइमरी आर्टिकल्स, एंड इन प्राइमरी आर्टिकल्स में देखिए कुछ फूड आइटम्स भी आएंगी एंड नॉन फूड आइटम्स भी आएंगी। माइंड इट, ये कंज्यूमर्स तक नहीं जा रहा है, ये सिर्फ होल सेलर्स तक ही रह रहा है ना। देन उसके बाद फ्यूल एंड पावर है इसमें। देन कुछ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की अपनी एक बहुत बड़ी बास्केट है इस WPI की, जिसमें कुछ टेक्सटाइल्स के हैं कंपोनेंट्स, देन केमिकल्स, सीमेंट एंड ऑल ये है। देन एक WPI फूड इंडेक्स अलग से है। आप बोल सकते हो कि जो WPI फूड इंडेक्स है, ये WPI के अंदर ही एक सब इंडेक्स है। ओके, अब इसका अगर हम क्रिटिसिज्म देखें, जिसकी वजह से बोला जा रहा है इस रमेश चंद पैनल को, जो बोला है गवर्नमेंट ने कि PPI अब यूज में लाना चाहिए, तो वो क्यों है। सबसे पहला तो आपको समझ आ ही गया होगा, एक तो कि इसमें सिर्फ गुड्स ही हैं, इसमें सर्विसेज को इंक्लूड ही नहीं करा गया है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन तो यही ही है। क्योंकि जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है वो ऐसी है कि यहाँ पर जो अबाउट इनफैक्ट मोर देन 50%, जो एग्जैक्ट बोलूं तो अराउंड 55% जो इंडिया की GDP है, उसका शेयर, ये जो 55% है ना, 55% ये सर्विसेज सेक्टर से ही आता है। एंड हम इन्फ्लेशन के लिए क्या यूज कर रहे हैं, WPI में सर्विसेज को या इंक्लूड ही नहीं करा गया है। तो इसलिए क्या है, पहले तो ये अब इसलिए गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं भी, हमें तो PPI लेके आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में अब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स ही यूज हो रहा है। दूसरा रीजन देखिए क्या है, जो हमने इन्फ्लेशन चैप्टर में ही देखना है, वहां पर ही मैं डिटेल में बताऊंगी कि WPI है ना, जो इसमें ना प्राइस की डबल काउंटिंग होती है। इसमें एक इनबिल्ट बायस है जिसको आप डबल काउंटिंग बोलते हो। तो एक ये बड़ी प्रॉब्लम है इसमें WPI में। और दूसरी बड़ी बात क्या है इसमें, कि कंज्यूमर को भी इंक्लूड नहीं करा गया है। इसमें कंज्यूमर तो कहीं आ ही नहीं रहे हैं ना, अब आएंगे भी नहीं, क्योंकि ये होलसेल लेवल की बात करा है, एंड कंज्यूमर्स जो होंगे वो कभी भी बल्क में प्रोडक्ट्स को बाय नहीं करेंगे। सो देखिए, इसीलिए इस पैनल को, रमेश चंद पैनल को बोला गया है कि आप देखो कि या तो फिर WPI का जो बेस ईयर है उसको रिवाइज करा जाए, कुछ चेंजेस करे जाए, अदरवाइज की चांसेस क्या है कि हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को लेके आए। उसके साथ ही देखिए बहुत सारी इकोनॉमीज हैं आज के टाइम पर, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, वो
प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को ही यूज कर रहे हैं, उनके नाम आपने याद रखने हैं। एक तो यूएसए है, देन है चाइना, ये सारे नाम आपने याद रखने हैं। देन है जापान, देन है जर्मनी, देन है फ्रांस एंड कुछ G20 कंट्रीज हैं जो कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का यूज कर रही हैं अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए। ओके, ये जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है ना, ये डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए ही होता है। तो अब हम देखें अगर तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, वैसे तो आपको फिर से अगेन नाम से पता चल गया होगा, है ना। तो देखिए 3 इंडेक्स हो गए, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो कि प्रोड्यूसर लेवल पर होगा, देन उसके बाद होलसेल प्राइस इंडेक्स जो कि जो रिटेलर वगैरह हैं, है ना, होलसेल में जो चीज़ों को बल्क में बाय करते हैं, एंड हम आते हैं एंड पर कंज्यूमर। सो देखिए ये जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है ना, ये एवरेज प्राइस चेंज देखेगा। प्राइस चेंज किस में देखेगा? फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर्स, मतलब यहां पर चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, ये बात कर रहा है इंडस्ट्री लेवल की, बिजनेसेस लेवल की, कि हमने क्या करना है अब कि देखिए हमें नीचे के लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है। जिस जगह पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जिस जगह पर गुड्स को प्रोड्यूस करा जा रहा है, सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सर्विसेज का जो भी यूज हो रहा है, ठीक है, गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, अगर हम उसी लेवल पर ही प्राइस चेंज देख लेंगे तो क्योंकि अल्टीमेटली चीजें कंज्यूमर तक पहुंच ही जाएंगी, तो जो भी चेंज यहाँ पर आ रहा है, प्रोड्यूसर लेवल पर आ रहा है, उसका इफेक्ट अल्टीमेटली हमें कंज्यूमर लेवल तक तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि हमने सारे प्राइस चेंजेस जो हैं वो प्रोड्यूसर लेवल पर ही चेक कर लिए हैं। एंड माइंड इट, ये जो प्रोड्यूसर लेवल होता है, यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक्सक्लूड करा जाता है। यहाँ तक अभी कोई भी टैक्सेस गुड्स वगैरह में ऐड नहीं हुए हैं, टैक्सेस को ऐड नहीं करा गया है। तो ये सारी चीजें हैं, आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ऑल राइट, जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है 9th, ये है कि आरबीआई ने, देखिए आर्टिकल का पहले नाम सुन लीजिए, इसका नाम है आरबीआई सेट्स अप पैनल टू डेवलप अ फ्रेमवर्क ऑन एथिकल यूज ऑफ एआई इन फाइनेंशियल सेक्टर। आपको नाम सुनकर ही समझ आ गया होगा कि आरबीआई ने एक कमेटी फॉर्म करी है, एक पैनल सेटअप करा है। उस कमेटी और पैनल को ये काम दिया गया है कि आप एक फ्रेमवर्क बनाएं, ठीक है, आप एक ऐसा अच्छा, इस फ्रेमवर्क का पूरा नाम पहले तो देखिए, फ्री एआई इसका फुल नेम है। अब ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लें, फ्रेमवर्क। ओके, मैं बोल रही हूं, आप प्लीज लिख लें, फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल, आर से है रिस्पॉन्सिबल, एंड ई से है एथिकल इनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आरबीआई ने ये जो कमेटी सेटअप करी है, इसको क्या काम दिया गया है? ये फ्री एआई एक फ्रेमवर्क डेवलप करने का। एंड इसका काम क्या होगा कि एआई का एथिकल यूज कैसे करा जाए। एंड ये एथिकल यूज कहाँ पर बात हो रही है इसकी बात हो रही है फाइनेंशियल सेक्टर में। देखिए अब हम ना फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा एआई का यूज़ करते हैं। एंड देखिए बहुत सारे साइबर क्राइम्स भी होते हैं, है ना। तो इसीलिए ही एक फ्रेमवर्क के लिए कमेटी इस्टेब्लिश करी है आरबीआई ने। प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो आगे आपको पता चल जाएगा कि मेंस के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। सो फ्री एआई इसका फुल नेम क्या है? फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब ये जो कमेटी है ना, ये 8 मेंबर कमेटी है। इस कमेटी को चेयर करेंगे प्रोफेसर पुष्पाक भट्टाचार्य। इस कमेटी को 8 मेंबर कमेटी को ये चेयर करेंगे, आईआईटी बॉम्बे से हैं। देखिए इस कमेटी का अब काम होगा कि असेस करना कि कैसे हम जो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए जो एआई का हम यूज कर रहे हैं उसका करंट लेवल कैसा है ना, कितना ज़्यादा उसका एथिकल यूज़ हो रहा है, ठीक है, कहाँ पर साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, ये देखना इस कमेटी का काम होगा। फिर अगर कहीं पर
ठीक है। देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज में वैसे क्या क्या आ जाएगा, एक तो बैंकिंग सेक्टर में यूज होता है ना, जितनी भी फिनटेक्स होती हैं उसमें यूज आएगा, जो भी एनबीएफसीज हैं सब जगह पर एआई का यूज होता है। अब तो पीएसओज हर एक जगह पर एआई का फाइनेंशियल सर्विसेज में यूज हो रहा है। तो इस कमेटी का काम होगा कि हर एक जगह पर इन सारे ही सेक्टर्स में देखना, मॉनिटर करना, चेक करना कि जो एथिकल यूज हो सकता है एक एआई का, उसके लिए कंप्लाई जो भी रूल्स बने हुए हैं हमारे इंडिया में, उन रूल्स को कंप्लाई करा जा रहा है, दैट इज उनको कंफर्म और फॉलो करा जा रहा है उन रूल्स को। इन रूल्स का इस एआई का एथिकल यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको एवेल्युएट करा जाएगा। एंड अगर कहीं पर रूल्स को कंप्लाई नहीं करा जा रहा है, फॉलो नहीं करा जा रहा है, देन कैसे इन प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करा जा सकता है, उनको मॉनिटर कैसे करा जा सकता है, ये सारी चीजें देखना ही इस कमेटी का काम होगा। एंड देखिए ये कमेटी फॉर्म करी है आरबीआई ने, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा भी देखिए जो एआई का एथिकल यूज है उससे रिलेटेड हम जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर में एआई का एथिकल यूज है उससे रिलेटेड और भी कमेटीज हैं। एक तो मैंने आपको ना बताया था, आपने ओके हाँ, ये मैंने आपको बताया था कि आपने चेक करना है कि म्यूल हंटर एआई क्या है। तो ये भी देखिए फाइनेंशियल सेक्टर में ही एआई के एथिकल यूज से रिलेटेड है। एक तो म्यूल हंटर एआई हो गया, ये वाला हो गया है ना। देन उसके बाद एक देखिए सैंड बॉक्स इनिशिएटिव है, सैंड बॉक्स इनिशिएटिव, प्लीज ये नोट कर लें, इनको इग्नोर मत करें। डोंट थिंक ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ऐसे बता रही हूँ अभी। म्यूल हंटर एआई, सैंड बॉक्स इनिशिएटिव क्या है, ये सारे फाइनेंशियल सेक्टर के लिए ही है। देन उसके बाद है एनएसएआई, नेशनल स्ट्रेटजी ऑन एआई, नीति आयोग ने देखिए लेके आया था, तो आपने ये भी देखनी है। देन उसके बाद है एक एक्ट भी है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का। तो ये सारी चीजें जितनी भी है ना, ये तीनों, ये एंड अब आरबीआई का ये जो फ्री एआई है, इन सब का यूज क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर में एआई का कैसे एथिकल यूज हो रहा है, इन सारी चीजों को देखना या फिर इन चीजों को इम्प्लीमेंट करवाना, मॉनिटर करना, इस सारे काम के लिए ही ये सारी चीजें आई हैं, है ना। म्यूल हंटर एआई, सैंडबॉक्स इनिशिएटिव, एनएसएआई नीति आयोग जो के लेके आया है, देन ये वाला एक्ट हो गया, देन आरबीआई का फ्री एआई। ओके, देन उसके बाद ओके ये वाले जो नेक्स्ट 10th एंड 11th, ये इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स हैं। प्रीलिम्स के लिए इनमें से कुछ भी नहीं है। हमें पता है जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उनका इवेल्युएशन करा गया है। आपने रटना नहीं है, मनमोहनिक्स करके आप एक बार गूगल पे करोगे तो आ जाएगा। अगर नहीं आया और ये सब्सक्रिप्शन वालों के लिए हुआ तो आप बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी उसके बाद। तो ये आपने एक तो सर्च करना है। देन उसके बाद ही इंडियन एक्सप्रेस का और आर्टिकल है लुकिंग एट 2025, बेसिकली एक इकोनॉमिक आउटलुक दी गई है, हमारा ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर होगा आगे 2025 वाला, कि कैसे हमारी इंडिया की इकोनॉमी की आउटलुक होगी, क्या रोड मैप होगा, वो दिया गया है। वो भी मेंस पर्सपेक्टिव के लिए ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक आर्टिकल था, मैं उसका नाम लिखना तो भूल गई हूँ, बट हमारे लिए वहां पर ये तीनों टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एफडीआई, एफपीआई एंड एफआईआई। वैसे हमने आगे जब हमारा इकोनॉमिक्स का आगे बढ़ जाएगा तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी, बट स्टिल मैं साथ में बता रही हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है कि अगर कहीं आपका स्टैटिक पोर्शन छूट गया तो वो आपको इतना ज्यादा लॉस नहीं करेगा, बट अगर आपका जो डायनामिक करंट पार्ट है वो अगर छूट जाएगा तो वो आपको मेजर एक लॉस देगा इकोनॉमिक्स के लिए स्पेशली। सो देखिए ये वाले थोड़े थोड़े भी अभी देख लेते हैं हम। एंड अगर किसी को स्किप करना है तो वो डायरेक्टली वीडियो को जो करंट वाला पार्ट है स्किप करके आगे जो स्टैटिक पोर्शन है उसको देख सकते हैं। हमने आज प्लानिंग का पार्ट कवर करना है। एंड बाय द वे मैंने पॉलिटी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, लक्ष्मीकांत को बहुत डिटेल में कवर कर रखा है, एंड हमारी स्पेक्ट्रम भी साथ में चल रही है, तो उनकी प्लेलिस्ट प्रॉपर बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हो वो भी। ओके, सबसे पहले है एफडीआई, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो देखिए ये क्या है, एक मोनेटरी सोर्स ही है, और आप बोल सकते हो कि ऐसे पैसे की हेल्प, बट इसमें क्या है कि सपोज कोई थर्ड कंट्री
कोई फॉरेन कंट्री जो है हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, तो वो मतलब कौन कौन कोई पर्सन इन्वेस्ट करेगा, तो वो क्या बन गया अब इन्वेस्टर। अब ये जो इन्वेस्टर है ना, ये जस्ट पैसा ही इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, इसने मनी तो दी ही है हमारी कंट्री को, बट साथ में ही ये क्या कर रहा है, ये जिस भी कंपनी के लिए इन्वेस्ट कर रहा है उस कंपनी के कुछ स्टेक भी इसके पास हैं, मतलब कि अब इसके पास उस कंपनी के कुछ शेयर भी चले गए हैं। इट मीन्स कि अब ये जो इन्वेस्टर है, ये जो इन्वेस्टर हमारी कंट्री में, कोई फॉरेन इन्वेस्टर है हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री की किसी कंपनी में पैसा लेके आ रहा है, हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, बट वो उस कंपनी में शेयर भी ले रहा है। तो अब अगर ये पर्सन शेयर ले रहा है, इट मीन्स इसका भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। इसीलिए ही देखिए डायरेक्ट, फॉरेन से आया है कोई पर्सन, डायरेक्ट जो हमारे इंडिया की कंपनी होगी वहां पर इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा। इस कंपनी के जो भी डे टू डे ऑपरेशंस होंगे, उन ऑपरेशंस में इस इन्वेस्टर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा। एंड इन्वेस्टमेंट तो ये पर्सन कर ही रहा है मनी वाइज। तो ये तो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये जो इन्वेस्टर है ना, इसके पास जो भी नॉलेज है, क्योंकि इसका डायरेक्ट स्टेक है इस कंपनी में, तो ये अपनी नॉलेज भी लेके आएगा इंडिया में, ये अपनी स्किल्स और टेक्नोलॉजी भी लेके आएगा, जिससे हमारे इंडिया को भी ऑब्वियसली फायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, मनी तो आएगी, मॉनेटरी हेल्प भी आ रही है, प्लस साथ में इसका एक और फायदा है कि ये नॉन डेट है। मतलब कि अगर इस पर्सन ने हमें पैसा दिया है हमारे इंडिया की किसी कंपनी को, बट वो डेट नहीं बन रहा है इंडिया के ऊपर, क्यों? क्योंकि इसने तो ऑलरेडी उस कंपनी में अपना शेयर ले लिया है, तो अब ये तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुका है इस कंपनी के स्टेक्स में, इस कंपनी के ऑपरेशन में, तो यहाँ पर नॉन डेट है, कोई भी इंडिया के ऊपर डेट नहीं बढ़ रहा है। ओके, देन एक और टर्म थी हमारी एफपीआई। अच्छा, ये जो एफडीआई होता है ना, ये जहाँ तो गवर्नमेंट रूट के थ्रू भी आ सकता है एफडीआई का जो पैसा आता है, और ये ऑटोमेटिक रूट के थ्रू भी आ सकता है। अब नाम से ही पता चल रहा होगा, अगर गवर्नमेंट रूट के थ्रू आया है तो ये किसी लॉ के थ्रू आएगा, है ना, गवर्नमेंट के थ्रू आएगा। और जो ऑटोमेटिक रूट है उसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, इनफैक्ट गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत भी नहीं होती है। एंड जो एफडीआई होता है ना, इसकी कुछ टाइप्स भी होती हैं, जैसे कि हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, ये सब चीजें हम बाद में ही कवर करेंगे। देन उसके बाद एक और टर्म है एफपीआई। एफपीआई का मतलब है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखिए, ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ना, यहां पर देखिए एक तो सिक्योरिटीज का परचेज हो सकता है, जो हम सपोज जो हमारे इंडिया के जो कंपनीज हैं, कोई जो एसेट्स हैं वो किसी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बाय कर लिए हैं, है ना। ये जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसने हमारी कंपनी की सिक्योरिटीज को या फिर किसी फाइनेंशियल एसेट को बाय कर लिया है। अब फाइनेंशियल एसेट कौन से हो सकते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स वगैरह हो गए, एक तो मैंने आपको बता ही दिया, ये जो सिक्योरिटीज होती हैं ये भी फाइनेंशियल एसेट ही होते हैं। म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए, है ना, ऐसे ही एडीआर्स होते हैं, ये सारी टर्म्स हमने बाद में देखनी है। स्टॉक्स बाय कर लिए हैं किसी कंपनी के, है ना। अब ये जो एफपीआई है, डिफरेंस क्या है कि इसने ना कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है हमारे इंडिया में आकर इसकी, ना तो ये अपनी इंडिया में कोई नॉलेज शेयर कर रहा है ये पर्सन, ना ही कोई स्किल्स लेके आ रहा है, ना ही कोई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है। ये क्या है इसकी पैसिव ऑनरशिप है। पैसिव ऑनरशिप ही होगी ना इंडिया में, क्योंकि डायरेक्टली तो ये यहाँ पर कोई काम कर ही नहीं रहा है एफडीआई के जैसे। तो एफपीआई का ये हो गया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसके कोई डायरेक्ट स्टेक्स नहीं है इंडियन कंपनीज में, अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स है तो। अब ये जो इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं ना, एनआरआईज वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे जो हम नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं, उन्होंने सपोज इंडियन किसी कंपनी के शेयर बाय कर लिए हुए हैं, स्टॉक्स बाय कर लिए हैं, म्यूचुअल फंड्स में उसका कुछ है ना, सिक्योरिटीज वगैरह को खरीद लिया है, तो ये सारी चीजें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आ जाएंगी। ओके, देन एक लास्ट टर्म है एफआईआई।
FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल है, देखिए ये नाम से अभी भी आपको वैसे समझ आ रहा होगा थोड़ा। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या कह रहा है कि एक या तो इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट फंड that invest in a country other than the one in which it is registered or headquartered। सिंपल टर्म्स में कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज जो कि सपोज इंडियन कैपिटल मार्केट में कोई फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, यहाँ पर देखिए इंस्टीट्यूशनल है ना, FII में क्या है, इंस्टीट्यूशन वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये कौन से हो सकते हैं, वैसे इनको मैंने पहले ही बोला है कि डिटेल में हमने सारा कवर करना है। तो ये फॉरेन कंपनीज हो सकती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हो सकती हैं, है ना, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जो कि कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर कोई और एसेट इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो सकती हैं जो कि अपनी कंट्री के अलावा, देखिए ये जो फॉरेन कंपनीज होंगी ना, ये अपनी कंट्री को छोड़कर जिस जगह पर ये रजिस्टर्ड हैं और जहां पर इनका हेडक्वार्टर है उस जगह को छोड़कर ये किसी और कंट्री में, अदर कंट्रीज में इन्वेस्ट करती हैं, वहां के एसेट्स में इन्वेस्ट करती हैं। ये जो FII है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये FPI का ही एक सबसेट है। डिफरेंस क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक इन्वेस्टर को मेंशन कर दिया गया है FII में और एक इंस्टीट्यूशन को मेंशन कर दिया गया है, इसीलिए ये सेबी के कंट्रोल में आता है, जो हमारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये उसके कंट्रोल में आता है। एंड इसके लिए स्ट्रिक्टर लॉज हैं एंड स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस भी हैं देन FPI। ओके, तो ये तो थी तीनों टर्म्स। ओके, आगे हम, अच्छा ये ना एक क्वेश्चन भी है, डिस्कस हाउ AI माइट हेल्प प्रमोट सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया। ओके, ये जो टॉपिक है ना, ये क्वेश्चन मैंने लगा दिया था, वैसे इंडियन एक्सप्रेस का ये जो UPSC एसेंशियल्स है वहां से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो क्योंकि RBI ने भी ये एक फ्री AI का जो फ्रेमवर्क है इसके लिए प्रपोजल दिया है, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज करा था। एंड 2023 में भी देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि कैसे हम AI का यूज कर सकते हैं सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए। अर्बन डेवलपमेंट एक डिफरेंट जनरल स्टडीज का टॉपिक है, इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। देखिए कि AI को अगर हम अर्बन प्लानिंग में एंड मैनेजमेंट में इंक्लूड करते हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए जो 2023 का क्वेश्चन है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, वो है इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मेंस का क्वेश्चन है। हाउ डज AI हेल्प क्लिनिकल डायग्नोसिस, मतलब कि अभी ये ना हेल्थ से रिलेटेड आया हुआ था। डू यू परसीव एनी थ्रेट टू प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल इन द यूज ऑफ AI इन हेल्थ केयर। ओके, ये तो था 2023 का। अब रहा ये वाला क्वेश्चन, इसके लिए तो वैसे मैंने अर्बन प्लानिंग अलग से पढ़ाना ही है मेंस के लिए, बट देखिए अभी के लिए हमें पता है कि कैसे हमारी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो हो रही है एंड जो माइग्रेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, रूरल एरियाज की साइड से अर्बन एरियाज। एंड जो अर्बन एरियाज है वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होते जा रहे हैं, इसलिए स्लम्स वगैरह का भी वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है ना, ये स्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। तो अब क्योंकि AI आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, क्वेश्चन क्या कहता है कि कैसे हम अर्बन प्लानिंग के लिए AI का यूज कर सकते हैं। अब जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के होंगे उनको पता ही होगा थोड़ा बहुत तो कैसे हम पाइथन प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग, ये सारी चीजें यूज करके AI का दैट इज हम यूज करके हम डेटा एनालिसिस करते हैं। एंड यहाँ पर भी देखिए सेम चीज़ ही है कि अगर हम गवर्नमेंट डेटा जो कि अर्बन प्लानिंग के ऊपर ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास सिटीज से रिलेटेड है ना, अर्बन एरियाज से रिलेटेड डेटा है, तो कैसे हम उस डेटा का, उस बिग डेटा का AI की यूज से एनालिसिस कर सकते हैं। देन उसके बाद हम सस्टेनेबल रूप से अपनी सस्टेनेबल वे में अपनी सिटीज को प्लान कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको एक बोला था कि आर्टिकल पढ़ने के लिए, ओके यहाँ पर ही विकसित भारत 2047 विजन, ये जो आर्टिकल था ना इसमें भी हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका ये विजन है कि जो 100th ईयर हो जाएगा
2047 में इंडिया का, इस टाइम तक हमने सस्टेनेबिलिटी को अचीव करना है। हमारा जो गोल रहेगा वो सस्टेनेबिलिटी रहेगा। तो वो सस्टेनेबिलिटी अब इंडियन गवर्नमेंट अर्बन प्लानिंग में भी लेके आना चाहती है विद द हेल्प ऑफ एआई। अब इससे रिलेटेड ना कुछ चीजें आपने अपने आंसर में ऐड करनी है। अभी किसी जगह पर ये पॉइंट्स नोट करके रख लें, क्योंकि है ये इंपॉर्टेंट ही सारे पॉइंट, ऑल्दो ये टॉपिक डिफरेंट है। ओके, तो देखिए जब हमारे इंडिया का ना बजट आया था, बजट 2023-24 का, तो यहाँ पर ना इंडियन गवर्नमेंट ने 990 करोड़ जो रुपीस थे वो सिर्फ एआई के लिए ही यूज एलोकेट करे थे, है ना। तो जो उसके साथ ही हमारी गवर्नमेंट ने बोला था कि हम 3 सेंटर्स की फॉर्मेशन करेंगे, बेसिकली एआई सेंटर्स की फॉर्मेशन करेंगे। एंड वो सेंटर्स किन किन एरियाज में होंगे, एक तो एग्रीकल्चर में, देन उसके बाद होंगे एक हेल्थ सेक्टर में, एंड देन है अर्बन सस्टेनेबिलिटी। तो देखिए हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो एआई का यूज है वो क्वेश्चन आ चुका है 2023 यूपीएससी मेंस में। अब कौन से एरियाज बचे, एग्रीकल्चर एंड अर्बन सस्टेनेबिलिटी। अर्बन सस्टेनेबिलिटी के लिए ही ये क्वेश्चन प्लान करा गया है, फॉर्मुलेट करा गया है ना, तो आप ट्राई कर सकते हो। तो ये चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर में। ऐसे ही जो हमारी मोहुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये भी ट्राई कर रही है कि कैसे हम जो एआई है उसका यूज अर्बन प्लानिंग में कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हो। अब हम चलते हैं मेन हमारा जो आज का स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक पोर्शन है हमारा जो, वो है प्लानिंग का। लास्ट जो हमारी वीडियो बंद हो चुकी थी वो था कि कैसे पॉलिसी शिफ्ट आया था 2002 में बाय प्लानिंग कमीशन, एंड उन्होंने अनाउंस कर दिया गया था कि अब से पहले क्या था, पहले इंडस्ट्री एक प्राइम मूविंग फोर्स था, तो अनाउंस कर दिया गया था कि 2002 ऑनवर्ड जो एग्रीकल्चर होगा वो प्राइम मूविंग फोर्स होगा। अब इसके क्या रीजन थे, क्यों इंडिया को लगा इस टाइम तक कि अब हमें इंडस्ट्री को छोड़कर एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फोर्स अपनाना चाहिए। तो उसका देखिए सबसे पहला रीजन तो था फूड सिक्योरिटी। देखिए अगर आपको PL480 आपने अगर सुना हो तो ये ना यूएसए की एक स्कीम थी। इसके अंडर यूएसए ना डेवलपिंग कंट्रीज को फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट करता था। तो हमारे इंडिया ने भी फूड ग्रेन्स जो थे वो यूएसए से इंपोर्ट करे थे, क्योंकि हमारे इंडिया में फूड स्कार्सिटी आ चुकी थी। हमारा जो इंडिया था इस टाइम के अराउंड पाकिस्तान के साथ भी वॉर पर था, तो इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन भी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो फूड स्कार्सिटी आ चुकी थी। तो PL48 के अंडर ही हम यूएसए ने इंडिया को फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट करे थे। तो फिर इंडिया ने सोचा कि अब हमें ना एग्रीकल्चर को लेके आना चाहिए, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर का बूस्ट होगा तो हमारे इंडिया में फूड आएगा, फूड सिक्योरिटी इंडिया के लिए भी आ जाएगी। एंड जैसे देखिए अब यूएस से एक्सपोर्ट कर रहा है, हमारा इंडिया भी फिर फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट कर सकता है। तो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी ऐसे बूस्ट होगी, डेवलप होगी, है ना। एक तो ये चीज। फिर पॉवर्टी एलिविएशन का भी एक कॉन्सेप्ट था उस टाइम पर, क्योंकि देखिए क्या था कि जो हमारा इंडिया उस टाइम पर ऐसा था कि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी ना वो अभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट थी। तो गवर्नमेंट को लगा कि अगर ज्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है, क्यों ना हम इसी को ही आगे बढ़ाएं, एग्रीकल्चर को ही आगे बढ़ाएं और इसको एक ऐसा ऑक्यूपेशन बना दें जो मैक्सिमम इनकम जनरेट करे लोगों के लिए। अगर लोगों के लिए इनकम जनरेट होगी तो क्या होगा, लोगों के पास परचेजिंग पावर आएगी, लोगों के पास पैसा आएगा एंड वो चीजों को खरीद सकेंगे। क्योंकि देखिए क्या हो रहा था ना, इंडिया ने तो इंडस्ट्री को चूज कर लिया प्राइम मूविंग फोर्स, ऊपर से हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस था। तो क्या हो रहा था कि ये चीजें अब इंडिया प्रोड्यूस तो कर रहा था बट लोगों के पास पैसा नहीं था कि इन हैवी इंडस्ट्रीज से जो भी चीजें मैन्युफैक्चर हुई थी उनको वो बाय कर सके, क्योंकि लोगों के लिए तो अभी फूड ही इंपॉर्टेंट था। तो इन सारी चीजों के चलते ही फिर गवर्नमेंट को लगा कि ओके हमें ना एग्रीकल्चर को भी बूस्ट देना चाहिए, सो दैट
जो लोग एग्रीकल्चर के ऊपर अभी डिपेंडेंट है, मैक्सिमम पॉपुलेशन, वो इसी से ही इनकम को जनरेट करें। एंड जब उनके पास पैसा आ जाएगा बहुत ज़्यादा, तो फिर वो जो इंडस्ट्री से चीज़ें मैन्युफैक्चर हुई हैं वो चीज़ों को भी इंडिया के लोग बाय कर सकेंगे। एंड इंडिया एक मार्केट फेलियर नहीं बनेगा। मार्केट फेलियर कैसे नहीं बनेगा? क्योंकि देखिए, मार्केट फेलियर का मतलब क्या हो जाता है कि गुड्स एंड सर्विसेज तो हैं, बट उस कंट्री के लोगों के पास उन गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए पैसा ही नहीं है। सप्लाई तो बहुत ज्यादा है लेकिन डिमांड ही नहीं है। लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो डिमांड कहाँ से आएगी, है ना? डिमांड गिर गई तो एक मार्केट फेलियर की सिचुएशन बन जाती है। तो गवर्नमेंट ने सोचा हमें एग्रीकल्चर से ही लोगों को इनकम जनरेट करके देनी चाहिए, ऐसा इसको बूस्ट करना चाहिए कि एग्रीकल्चर ही एक इनकम इंड्यूसिंग जो इंडस्ट्री बन जाए इंडिया की। ठीक है, तो ओके, ये तो चीजें थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कि क्यों हमारे इंडिया ने एग्रीकल्चर को प्राइम मूविंग फोर्स बना दिया। ओके, अब ये चीजें डिसाइड हो चुकी हैं। हमने देखा था कि कैसे भी प्लानिंग कमीशन आ चुका था, एक मॉडल डिसाइड हो चुका था इंडिया का कि कैसे हमने मिक्स्ड इकोनॉमी की साइड ही जाना है पोस्ट ब्रिटिश एरा में। एक मूविंग फोर्स भी डिसाइड कर लिया कि कौन सा फोर्स होगा, कौन सा सेक्टर होगा हमारी इकोनॉमी का, जो इंडिया की इकोनॉमी को आगे लेके जाएगा, डिराइव करेगा, बाकी के सेक्टर्स को भी फिर आगे लेके जाएगा। पहले इंडस्ट्री था, फिर एग्रीकल्चर आ गया। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग बेसिकली है क्या। इकोनॉमिक प्लानिंग की डिफरेंट डेफिनेशंस देखेंगे एंड उसके साथ ही इसकी डिफरेंट टाइप्स भी देखेंगे एंड इसका ओरिजिन देखेंगे। अच्छा, अगर हम प्लानिंग की थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो जब कॉलोनियल एरा था, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी, तो जो गवर्नमेंट थी वो इतना ज़्यादा इकोनॉमी में इंटरफेयर नहीं करती थी। मतलब कि जो मार्केट फोर्सेस थी वो फ्री थी, बेसिकली उनका फ्री प्ले था। मार्केट फोर्सेस कौन सी? जैसे कि डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया। जो प्राइवेट सेक्टर था उसके पास बहुत ज़्यादा पावर थी, जो प्राइवेट कंपनीज रहती थी। इसीलिए देखिए हमारे इंडिया में भी तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो एक प्राइवेट कंपनी ही तो थी, है ना? तो जो ये जो प्राइवेट कंपनीज होती थी इनका मेन मोटिव क्या रहता था कि हमें तो मैक्सिमम प्रॉफिट ही एक्सट्रैक्ट करना है। इसीलिए ही हमारे जो इंडियन जो इकोनॉमिस्ट जिनको बोला जाता है कि सबसे पहले इकोनॉमिस्ट दादा भाई नौरोजी, उन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी कि कैसे इंडिया की इकोनॉमी को ब्रिटिशर्स ने ड्रेन कर लिया। वो एक प्राइवेट कंपनी थी तो उनका मेन पर्पस ही प्रॉफिट मेकिंग था। उसके साथ ही ये लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता था, बच्चों का, चिल्ड्रन, वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन होता था। सो इवन बिफोर इंडिपेंडेंस, जब हमारी कंट्री अभी तक इंडिपेंडेंट भी नहीं हुई थी, आज़ाद नहीं हुई थी, तभी हमारे जितने भी ये लीडर्स थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जो हमारा इंडिया होगा, हमारा इंडिया एक तो डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, साथ में ही यहाँ पर प्लान्ड इकोनॉमी होगी। ठीक है, एक इकोनॉमी को प्लान करा जाएगा जिसमें मार्केट मतलब कि प्राइवेट सेक्टर तो होगा बट उतना भी ज्यादा नहीं होगा कि लोगों का, लेबर का, चिल्ड्रन, वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन ही होने लग जाए। कि नेहरू जी ने उस टाइम पे फिर डिसाइड करा कि हमें प्लान्ड इकोनॉमी तो चाहिए, मार्केट इकोनॉमी तो चाहिए, बट वो जो इकोनॉमी होनी चाहिए ना वो प्रो पीपल होनी चाहिए, कि लोगों के लिए ही इकोनॉमी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जस्ट एक प्राइवेट सेक्टर हो, प्राइवेट इकोनॉमी हो, मार्केट इकोनॉमी हो एंड वो लोगों का ही एक्सप्लॉयटेशन हो करने लग जाए। एंड हमारा इंडिया का जो हमारे इंडिया की इकोनॉमी थी वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवस्टेट हो चुकी थी, बहुत बुरी हालत में थी बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स। सो देखिए, अब नेहरू जी ने डिसाइड करा कि हमें प्रो पीपल इकोनॉमी चाहिए। तो देखिए वो उनका फेवर किस साइड में जाता था? सोशलिज्म की साइड में। ठीक है, स्टिल उन्होंने क्या कहा कि हमें सोशलिज्म तो चाहिए बट हमें साथ में मार्केट भी चाहिए, हमें प्राइवेट फोर्सेस को भी लेके आना है एंड जो सोशलिज्म का काम करेंगी वो गवर्नमेंट करेगी। मतलब अब क्या आ गया, गवर्नमेंट भी आ गई एंड मार्केट भी आ गई। तो इंडिया चला गया जी मार्केट मिक्स्ड इकोनॉमी की साइड, है ना? इंडिया चला गया मिक्स्ड इकोनॉमी की साइड। एंड प्लस क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले ही इंडियन जो लीडर थे उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हमारी इकोनॉमी एक प्लान वे में चलेगी। कि हमारा देखिए जो इनिशियली था इंडिया, उसका फोकस क्या था? इंडस्ट्री, इवन हैवी इंडस्ट्रीज,
पॉवर्टी इरेडिकेशन, कि हमें तो पॉवर्टी को ख़त्म करना है। तो ये सब चीज़ें क्या थी, ये प्लानिंग ही तो थी ना। तो अब हमारा इंडिया क्या बन चुका था, एक प्लैंड इकोनॉमी बन चुका था। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी एंड साथ में प्लैंड इकोनॉमी, जो कि यहाँ पर मार्केट फोर्सेस भी होंगी, यहाँ पर गवर्नमेंट भी होगी, एंड जो अल्टीमेटली गवर्नमेंट काम करेगी वो नेशनल बेनिफिट के लिए ही काम करेगी। हमारा जो इंडिया होगा वो सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग को तो अडॉप्ट करेगा, क्योंकि हमारे देखिए जो डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें भी सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात करी गई है। दोनों ही चीज़ों को लेके चलता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी। इकोनॉमिक को भी मतलब कि ग्रोथ भी होनी चाहिए, एंड सोशल भी, जो कि गवर्नमेंट का काम होगा कि सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए। तो हमारा इंडिया भी सेम वे में ही ये प्लानिंग को लेके चला। प्लैंड इकोनॉमी थी इंडिया की एंड मिक्स्ड इकोनॉमी थी। अब ये जो प्लैंड इकोनॉमी होती है ना, प्लैंड इकोनॉमी दो तरह से हो सकती है। ऑलराइट, ये जो प्लैंड इकोनॉमी भी होती है ना, जैसे मैंने बताया कि हमारा इंडिया प्लानिंग को पहले से ही डिसाइड कर चुका था कि हमारा इंडिया प्लानिंग की साइड जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टेट होती है या फिर जो गवर्नमेंट होती है, उसका रोल वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। अगर तो गवर्नमेंट का रोल मिनिमल है, या फिर बोल लीजिए कि गवर्नमेंट पार्टली इकोनॉमी को कंट्रोल कर रही है, मतलब कि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि यहाँ पर प्राइवेट फोर्सेस भी होंगी, तो वो बन जाएगी फिर मिक्स्ड इकोनॉमी। इट मीन्स जो हमारे इंडिया की, अगर हम एक होलिस्टिक वे में बोलें तो हमारे इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, हमारे इंडिया की इकोनॉमी है पार्टली मिक्स्ड प्लैंड इकोनॉमी है हमारे इंडिया की। ठीक है, जिसमें मार्केट फोर्सेस को भी अलाउ करा गया है। बट अगर यही स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीटली इकोनॉमी को कंट्रोल कर लेती है, मतलब कि यहाँ पर मार्केट फोर्सेस का उतना ज़्यादा रोल नहीं है या फिर बिल्कुल भी रोल नहीं है, तो वो बन जाती है फिर कम्युनिस्ट कमांड इकोनॉमी। ठीक है, देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है दोनों ही। ये जो कमांड इकोनॉमी है ना, ये भी प्लैंड इकोनॉमी ही है, बट डिफरेंस कहाँ पर लाई कर रहा है मिक्स्ड में और कमांड में, कि ये जो कमांड इकोनॉमी है ना, यहाँ पर बिल्कुल भी मार्केट को अलाउ नहीं करा गया है। यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट मोनोपलाइज ही कर रही है। जैसे कि आज के टाइम पर आप नॉर्थ कोरिया को बोल सकते हो, है ना, कि एक कमांड इकोनॉमी है अभी भी। तो बट ये जो प्लैंड मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, जिसमें पार्टली गवर्नमेंट का रोल होगा, मैक्सिमम जो कंट्रीज होती हैं आज के टाइम पर वो पार्टली मिक्स्ड एंड प्लैंड इकोनॉमीज ही रहती हैं। ओके, अगर हम आगे चलें, ओके ठीक है, अगर हम प्लानिंग की डेफिनेशंस को देखें तो सबसे पहले तो हमारे जो इंडिया में इनका नाम है, एक आता सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। इनका आगे हमने ना प्लान भी पढ़ना है, जब हम डिफरेंट प्लान्स पढ़ेंगे। तो देखिए, इन्होंने एक लाइन बोली है रिगार्डिंग द सक्सेस ऑफ जापान, कि कैसे जापान सक्सीड करा था प्लानिंग में। तो इन्होंने बोला है दैट इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड डू नॉट ग्रो ऑफ देमसेल्व्स। अगर इंडस्ट्रीज को एंड ट्रेड को ग्रो करना है जापान के जैसे, तो वो अपने आप ग्रो नहीं करती हैं, बट हैव टू बी विल्ड। उनको, उनके लिए एक विल पावर चाहिए, उनके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, बट हैव टू बी विल्ड, प्लान्ड एंड सिस्टेमेटिकली डेवलप। एंड इकोनॉमी को सिस्टेमेटिकली डेवलप करना होगा। ये चीज़ उन्होंने देखी बोली थी 1934, इंडिपेंडेंस से ही पहले ये चीज़ उन्होंने बोल दी थी। ऐसे ही देखिए एक और कमेटी थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी, जिनके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने बोला था 1938 में। ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, सो दैट आपको पता चल सके कि हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले ही डिसाइड कर चुका था कि हमारी जो इकोनॉमी होगी वो मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी होगी वो प्लान्ड इकोनॉमी होगी, एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू चलेगी। बट इससे भी पहले हमारा इंडिया ना डिफरेंट कंट्रीज से ही इंस्पिरेशन लेगा, वो भी हम आगे देखेंगे। सो देखिए, ये जो कमेटी है ना, नेशनल प्लानिंग कमेटी, इन्होंने बोली थी चीज़ रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, के प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए, कि ऐसे होने चाहिए कि एक तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो। ये चीज़ें कहाँ से इंस्पायर होके आ रही हैं, हमारी कॉलोनियल हिस्ट्री से, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने हमारी इकोनॉमी को पूरी तरह से रुइन कर दिया था, डेवास्टेट कर दिया था। कि जो इंडियन, तो एनपीसी ने क्या बोला, नेशनल प्लानिंग कमेटी ने 1938 में, कि जो प्लानिंग होगी उसका मेन पर्पस होगा लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करना,
पॉवर्टी को इलिविएट करना, पॉवर्टी को इरेडिकेट करना, क्योंकि लोग बहुत बुरी हालत में थे उस टाइम पर। इसके साथ ही इसने एडवोकेट करा एनपीसी ने कि हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर रिलायंस होना चाहिए। हैवी इंडस्ट्रीज में आपको पहले वाली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, जैसे कि कोल इंडस्ट्रीज हो गई, पावर इंडस्ट्रीज हो गई, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज की वजह से ही फिर आगे कैपिटल इंडस्ट्रीज और ज़्यादा ग्रो होती हैं, है ना। देन उसके बाद इन्होंने देखी जो एनपीसी ना इसने सेल्फ डिफेंस के ऊपर भी इसने फोकस डाला कि हमें सेल्फ डिफेंस के लिए भी हैवी इंडस्ट्रीज की साइड ही जाना चाहिए। एंड उसके साथ ही देखिए इन्होंने बोला जो पब्लिक ऑनरशिप है, मतलब जो गवर्नमेंट का रोल है, वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए रहना चाहिए, मतलब कि देश की सिक्योरिटी, एंड फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन पर्पस। देखिए ये सारे वर्ड्स ना प्लीज ऐड करते जाएं, मैंने ये सब चीजें लिखी नहीं हुई हैं अपने नोट्स में, क्योंकि अगर इतना सारा कुछ लिखूंगी तो वो नोट्स नहीं, वो तो बुक ही बन जाएगी। तो ओके, सो तो जो ये एनपीसी है ना, इसने बोला कि जो गवर्नमेंट होगी उसका रोल किस में होगा, देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब कि लोगों तक सर्विसेज को रीडिस्ट्रीब्यूट करना, प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों का वेलफेयर करना, एंड देश की सिक्योरिटी को बनाए रखना। तो देखिए आप अभी से समझ सकते हो कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का भी रोल आ रहा है। हैवी इंडस्ट्रीज को कौन लीड करेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट तो ही तो होंगे ना, जो कि हमारे इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग में भी थे उस टाइम पर। तो अच्छा ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी आ गए, एंड यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल भी दे दिया गया। तो देखिए हमारी जो इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, जो उस टाइम पर जो लीडर्स थे, वो बहुत ज़्यादा विजनरी थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें पहले ही प्लान कर ली थी। तो अब हम चलते हैं आगे के चैप्टर में, जो है इकोनॉमिक प्लानिंग की और ज़्यादा डिफरेंट डेफिनेशंस। आई होप ये ओवरवेलमिंग नहीं हो रहा है, एंड अगेन आई एम अगेन सेइंग कि हाँ ये सारी चीज़ें देखिए इंपॉर्टेंट तो हैं, बट ऑफकोर्स ये ज़्यादा तो है। ओके, तो सबसे जो बेस्ट डेफिनेशन मानी जाती है इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड, वो है H.D. डिकिंसन की। इन्होंने बोला है कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, इट इज द मेकिंग ऑफ मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस। इन्होंने बोला है कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, इकोनॉमिक डिसीजंस लेना। अब इकोनॉमिक डिसीजंस क्या हो सकते हैं, क्या प्रोड्यूस करा जाएगा, व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस, एंड हाउ मच, एंड कितना ज़्यादा प्रोड्यूस करा जाएगा। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड बेसिकली जो भी सारी चीज़ें होती हैं, उससे रिलेटेड जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होंगी, प्रोडक्शन से, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, है ना, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आ गई। अब उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, वो बन जाएंगे इकोनॉमिक डिसीजंस। तो H.D. डिकिंसन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, इकोनॉमिक डिसीजंस लेना। एंड ओके, व्हाट हो गया इसमें, हाउ हो गया, कितना प्रोड्यूस करा जाएगा, क्या प्रोड्यूस करा जाएगा, एंड हुम, किसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। देखिए जो हमारी नेशनल प्लानिंग कमेटी थी उसने भी रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करी थी ना, तो H.D. डिकिंसन ने भी बोला था कि किसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, ये भी इकोनॉमिक डिसीजन ही है। एंड किसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा ये देखने के लिए देखिए एक होगी अथॉरिटी, ये सारी चीजें इन्होंने ही बोली है। एक होगी अथॉरिटी, ये अथॉरिटी एक कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक सर्वे करेगी, एक सर्वे लेके आएगी, उसी सर्वे से ही डिसाइड करा जाएगा कि किन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है, फिर उन्हीं को ही आगे चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो ये तो था H.D. डिकिंसन की डेफिनेशन रिगार्डिंग इकोनॉमिक प्लानिंग। अब हमारी एक आगे नेशनल प्लानिंग कमेटी की डेफिनेशन है 1938 में, जो मैं आपको वैसे ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, सेम ही चीज है। देन उसके बाद देखिए जब हमारा 1950s में देखिए प्लानिंग कमीशन आ चुका था, है ना, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए, तो इन्होंने भी देखिए एक डेफिनेशन दी थी, वर्किंग डेफिनेशन दी थी इंडिया के लिए। प्लानिंग कमीशन ने बोला दैट प्लानिंग इन्वॉल्व्स एक्सेप्टेंस ऑफ क्लियरली डिफाइंड सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देखिए अगर प्लानिंग करी जा रही है तो प्लानिंग कमीशन ने बोला कि प्लानिंग का मतलब है सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव्स, कि किस चीज के लिए प्लान कर रहे हैं हम, हमारा कोई गोल भी तो होगा ना जिसके लिए हम इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक प्लानिंग में आएगा ऑब्जेक्टिव, फिर उन्होंने बोला कि इसमें आएगी एक स्ट्रेटजी, एंड ये स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करेगी टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि एक कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमें अचीव करने हैं, ये क्लियरली डिफाइन करे जाएंगे। एंड
इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक स्ट्रेटजी होगी, उस स्ट्रेटजी में क्या होंगी, अब आएंगी इसमें पॉलिसीज। गवर्नमेंट और जो हमारे सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम होगा ये सारी पॉलिसीज लेके आएगा। इन पॉलिसीज का अल्टीमेट पर्पस क्या होगा, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। तो देखिए प्लानिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग वेल डिफाइंड, कुछ वेल डिफाइंड गोल्स हैं, ठीक है, इन गोल्स को अचीव करना है, बट बाय ऑप्टिमम, ये देखिए वर्ड इंपॉर्टेंट है अब, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। ये पता क्या, इस जो ऑप्टिमम वर्ड है ना, इससे पहले यूज होता था मैक्सिमम। कि प्लानिंग क्या है कि हमें कुछ वेल डिफाइंड गोल्स को अचीव करना है अवेलेबल रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके, बट देन फिर जो यूनाइटेड नेशन है वो लेके आता है सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अब क्योंकि सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया तो इस मैक्सिमम वर्ड को रिप्लेस करके कर दिया गया ऑप्टिमम, कि हमें ऐसा यूज करना है कि जो आने वाली जनरेशन है रिसोर्सेज उनके लिए भी बचे रहें। ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज सारे के सारे रिप्लीट हो जाए, मतलब कि सारे रिसोर्सेज ही खत्म हो जाएं। तो ओके, ये तो थी प्लानिंग कमीशन की अब डेफिनेशन। एंड आगे फिर और जो एक कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन है कि हमें एक वेल डिफाइंड गोल्स को अचीव करना है बाय द यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। अब देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग का देख लिया गया, इकोनॉमिक, अच्छा ओके, फिर बाद में क्योंकि अब नीति आयोग आ चुका था तो नीति आयोग ने भी देखिए एक डेफिनेशन दी है, जो कि एक रमेश सिंह की बुक है इकोनॉमिक्स की, 4th चैप्टर है प्लानिंग इन इंडिया, लेटेस्ट एडिशन। तो नीति आयोग ने भी बोला है कि हमें एक ऐसे डेवलपमेंट मॉडल के लिए काम करना है, ये नीति आयोग की डेफिनेशन है कि एक ऐसे डेवलपमेंट मॉडल के लिए काम करना है, ये प्लानिंग के लिए ही है, जिसमें हमारी सिविलाइजेशन हिस्ट्री हो एंड हमारे एथोस भी हो। मतलब कि यहाँ पर ना एक वर्ड यूज करा गया है भारतीयता, कि जो हमारी एंशंट सिविलाइजेशन है ना उसकी भी रूट्स रहनी चाहिए, ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए, ऐसा हमारा डेवलपमेंट मॉडल होना चाहिए। क्योंकि देखिए प्लानिंग कमीशन के जैसे अब नीति आयोग के टाइम पर ना, अब के टाइम पर कोई प्रॉपर 5 ईयर प्लान्स तो नहीं है, बट एक टारगेट्स तो है ना हमारे कुछ, एंड उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए एक डेवलपमेंट मॉडल होगा। तो नीति आयोग ने बोला है कि ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जो कि हमारी जो सिविलाइजेशन हिस्ट्री है, जो हमारी एंशंट हिस्ट्री है, उसकी विजडम भी इस डेवलपमेंट मॉडल में हो, एंड हमारे एथोस, जो हमारे भारतीयता है, जो हमारे अपनी रूट्स हैं, वो भी इस डेवलपमेंट मॉडल में दिखनी चाहिए। मतलब कि ये जो मॉडल होना चाहिए ना डेवलपमेंट का, हमारे इंडिया की डेवलपमेंट का, वो ऑल राउंड होना चाहिए। ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, वो ऑल राउंड होना चाहिए, मतलब कि सारी चीजें इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। ऑल परवेसिव होना चाहिए। ऑल परवेसिव का मतलब क्या है कि परमिएटिव, ग्राउंड लेवल तक चीजें सारी डेवलपमेंट की पहुंचनी चाहिए। ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए, कोई भी बचना नहीं चाहिए। हर एक जो हमारा कंट्री का जो सेक्शन है लोगों का, सारे के सारे लोग इसमें इंक्लूडेड होने चाहिए। ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए एंड होलिस्टिक होना चाहिए, मतलब कि सारी की सारी चीजें ही कवर हों। तो ये नीति आयोग की भी बहुत अच्छी डेफिनेशन है डेवलपमेंट मॉडल के लिए। ओके, अब हमने इकोनॉमिक प्लानिंग देख ली है। उस प्लानिंग के लिए जो भी टारगेट्स हैं, जो भी हमारे इकोनॉमिक टारगेट्स हैं, उनको अचीव करने के लिए हमारे पास एक एक्शन प्लान होना चाहिए। मतलब कि एक हमारे पास इकोनॉमिक प्लान होना चाहिए। इकोनॉमिक प्लान क्या है? इकोनॉमिक प्लान क्या है? सेट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल टारगेट्स। कि सोशियो इकोनॉमिक, देखिए दोनों वर्ड्स इसमें आएंगे इकोनॉमिक प्लान में। ये चीज हमारे इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हमें हमारे इंडिया के लिए सोशल डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है। हमारे डीपीएसपी में भी ये चीज बोली गई है। हमारे इंडिया के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए, मतलब कि क्वालिटेटिव भी चाहिए, हमें क्वांटिटेटिव भी चाहिए। एंड इन चीजों को अचीव करने के लिए जो भी टारगेट्स रखे गए हैं, जो कि गवर्नमेंट हमारी अचीव करने का ट्राई करेगी इन टारगेट्स को,
कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो भी टारगेट्स रखे गए हैं उनको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ट्राई करेगी। एंड गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन करेगी, क्योंकि काम भी तो करना पड़ेगा ना। तो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन का काम करेगी, कोऑर्डिनेशन देखिए, गवर्नमेंट अकेले काम नहीं कर सकती, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, ब्यूरोक्रेसी है, ये सारे जितने भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल बॉडीज हैं ये आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट करके काम करेंगी। देन उसके बाद इसको देखिए मॉनिटर भी करा जाएगा, ये भी तो देखा जाएगा ना, परफॉर्मेंस को इवेलुएट भी तो करा जाएगा ना कि जो भी हमने टारगेट्स रखे थे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो टारगेट्स अचीव भी हुए हैं या नहीं। तो देखिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कुछ टारगेट रखे जाएंगे, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट काम करेगी थ्रू इम्प्लीमेंटेशन, कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग। एंड इन सारी चीजों के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजीज होंगी, पॉलिसीज लेके आएंगी गवर्नमेंट, है ना। एंड इन सारी चीजों को इवेलुएट भी करा जाएगा। एंड जो एक इकोनॉमिक प्लान हो सकता है वो दो तरह का हो सकता है, एक तो कंप्रीहेंसिव प्लान, एंड देन एक सेकंड कैटेगरी है पार्शियल प्लान की। नाम से ही समझ आ रहा होगा, कंप्रीहेंसिव का मतलब है कि जिसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर करा जाएगा। एक कंट्री की इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के हर एक माइक्रो से लेकर मैक्रो लेवल तक के एस्पेक्ट को इसमें कवर करा जाएगा, तो वो कंप्रीहेंसिव प्लान हो जाएगा। बट जो पार्शियल प्लान होगा ऑफ कोर्स वो किसी छोटे लेवल के लिए होगा या फिर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए होगा। सपोज एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक इकोनॉमिक प्लान बनाया गया है, या फिर इंडस्ट्री के लिए, या फिर पब्लिक सेक्टर के लिए। तो इकोनॉमिक प्लान दो तरह का हो सकता है, कंप्रीहेंसिव एंड पार्शियल। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका प्लानिंग का ओरिजिन कैसे हुआ। ओके, ये जो एक चीज रमेश सिंह की बुक में लिखी हुई है दैट ये जो प्रैक्टिस है प्लानिंग की, दैट इज प्रैक्टिस केम फर्स्ट एंड थ्योरीज लेटर ऑन। मतलब ये जो हम प्लानिंग से रिलेटेड डिफरेंट थ्योरीज पढ़ते हैं, ये डेफिनेशंस देखते हैं, तो बुक के अकॉर्डिंग कि प्रैक्टिस पहले आ गई। मतलब कि जो प्लानिंग चल रही थी, प्लानिंग पहले ही जो इम्प्लीमेंटेशन का काम था वो पहले ही होना स्टार्ट हो गया था, एक्शन पहले ही होना स्टार्ट हुआ था। उसके ऊपर जो बाद में थ्योरीज बनी है, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने थ्योरीज दी है, जैसे कि अमर्त्य सेन हो गया, केनी मेनियार्ड हो गया, इन सब ने जो भी थ्योरीज दी हैं वो सारी की सारी थ्योरीज बाद में आई हैं। अब देखते हैं हम प्लानिंग का ओरिजिन। सो देखिए, सबसे पहले जो प्लानिंग है ना वो किसी भी कंट्री की डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो सकती हैं। कंट्री का अपना डेवलपमेंटल नीड्स हो सकती हैं, हर एक कंट्री की नीड्स अलग होंगी, तो उसी के बेसिस भी पर ही प्लानिंग उस कंट्री की डेवलप भी होती है। तो अगर हम देखें रीजनल प्लानिंग, यूएसए एक ऐसी कंट्री थी जो कि सबसे पहले प्लानिंग के लिए गई, बट वो रीजनल लेवल पर ही थी, बहुत छोटे लेवल पर थी, ग्राउंड लेवल पर थी। यूएसए कभी भी नेशनल प्लानिंग के लिए नहीं गया। तो सबसे पहले क्या आया फिर, रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग का मतलब क्या है, नाम से पता चल रहा है कि किसी भी कंट्री के एक छोटे से रीजन को ही या फिर किसी बहुत ही छोटे से एरिया को यूनिट मान लिया जाता है प्लानिंग का। सपोज कि हमारी कंट्री के किसी विलेज के लिए प्लानिंग करी जा रही है, तो वो क्या हो जाएगी, एक रीजनल लेवल पर प्लानिंग हो जाएगी। तो यूएसए ने ये काम क्यों करा था, जब यूएसए का एक एरिया है टेनेसी वैली, इस एरिया का इन्होंने रिहेबिलिटेशन करना था, डेवलपमेंट करना था। तो यूएसए इसी के लिए ही प्लानिंग लेके आया था 1933 में। और इसके लिए देखिए सबसे पहले बन चुकी थी टेनेसी वैली अथॉरिटी, ये 1916 में बन चुकी थी। एंड ये जो प्लानिंग हुई थी 1933 में हुई थी। इस रीजनल प्लान का मेन पर्पस था फ्लड कंट्रोल करना, सॉइल कंजर्वेशन करना, इस एरिया को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। इसके साथ ही कुछ और भी इसमें एक्टिविटीज थी, जैसे कि इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, वाइल्ड लाइफ के लिए काम, टाउन की प्लानिंग करना। ये सारे काम ही रीजनल प्लानिंग के जो थे टेनेसी वैली में सबसे पहले हुए थे यूएसए में। एंड
ये जो प्रोजेक्ट था इनका, ये जो प्लानिंग थी वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल थी कि बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज भी इससे इंस्पायर हुई, एंड इंडिया इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज। एंड इसी के इंस्पिरेशन से ही इंडिया ने, देखिए, दामोदर वैली कॉरपोरेशन करके भी इंडिया में भी एक प्लानिंग आया था, जो कि रीजनल लेवल का ही प्लान था, दामोदर वैली कॉरपोरेशन 1948 में। ऐसे ही घाना एक कंट्री है, घाना में भी देखिए एक वोल्टा रिवर प्रोजेक्ट आया था। वो सारे के सारे जो थे वो यूएसए की रीजनल प्लानिंग से ही इंस्पायर थे। अब इसके बाद देखिए आती है बड़े लेवल पर, रीजनल प्लानिंग हो गया बहुत ग्राउंड लेवल पर, देन उसके बाद फिर नेशनल लेवल तक प्लानिंग आती है। ओके, ये जो रीजनल लेवल की प्लानिंग होती है इसकी डिफरेंट टाइप्स भी हो सकती हैं। ये रूरल भी हो सकती है, अर्बन भी हो सकती है, एंड रूरल अर्बन भी हो सकती है, जिसको रर्बन बोलते हैं। जैसे कि जो नेशनल कैपिटल रीजन है इंडिया का, उसके लिए अगर कोई प्लानिंग बन रही है तो वो रीजनल लेवल की प्लानिंग आ जाएगी। ओके, अब देखते हैं हमारी जो नेशनल प्लानिंग है। नेशनल प्लानिंग, आपको इसका भी नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें पूरे का पूरा नेशन ही कंसिडर करा जा रहा है, कि मैक्रो लेवल के ऊपर प्लानिंग बन रही है। अब पूरी कंट्री के लिए, कोई एक रीजन नहीं है, कोई एक स्टेट या विलेज नहीं है, पूरी कंट्री के लिए प्लानिंग करी जा रही है मैक्रो लेवल पर, तो वो नेशनल प्लानिंग है। एंड जैसे रीजनल प्लानिंग वर्ल्ड में सबसे पहले यूएसए में हुई थी, ऐसे ही जो नेशनल प्लानिंग है सबसे पहले हुई थी वोल्शेविक, देखिए ये जो वोल्शेविक रेवोल्यूशन है रशिया में आई थी, तो उसके बाद ही फिर ये प्लानिंग वाला सिस्टम शुरू हुआ था रशिया में भी। एक्स यूएसएसआर 1928 में आई थी ये जो नेशनल लेवल की प्लानिंग है। ये बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो है वो हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में कवर करना है। तो एक सेंट्रल प्लानिंग थी ये जो उस टाइम पर यूएसएसआर में आई थी, सेंट्रल प्लानिंग थी। 5 ईयर प्लान थे, जोसेफ स्टालिन उस टाइम पर ये प्लान लेके आए थे। एक्चुअली ये जो जोसेफ स्टालिन पर्सन थे, ये 2 चीजें और लेके आए थे। इन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए क्या करा था, एक तो इन्होंने करा कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एक इन्होंने चीज करी फोर्स्ड ड्राफ्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये क्या है, देखिए ये जो कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, इसका मतलब है कि जो छोटे इंडिविजुअल फार्म्स हैं, देखिए अभी क्या है कि लोगों के पास अपने अपने फार्म है, बट वो छोटे हैं एरिया में, है ना, तो इनको कलेक्ट कर दिया गया है, इनको लार्ज बड़े फार्म्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, एंड वहां पर कंट्रोल किसका है, ऑब्वियसली स्टेट का, है ना। तो एक तो चीज उन्होंने ये करी कि हाँ के सारे जो एग्रीकल्चर फार्म है उनको इकट्ठा करके बड़े बड़े फार्म बना दिए गए हैं। देन उन्होंने करा फोर्स्ड ड्राफ्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज जिसमें जबरदस्ती का फोर्सफुली इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करा जा रहा है, मतलब कि कंट्री को पुश करा जा रहा है, लोगों को पुश करा जा रहा है कि आप इतना काम करो, ऐसे काम करो कि कंट्री जल्दी से जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन की साइड बढ़े। एंड इसके लिए फिर गवर्नमेंट फोर्सफुली रिसोर्सेज का यूज भी करती है एंड रिसोर्स को रीडायरेक्ट भी करती है। सपोज के एग्रीकल्चर के लिए रिसोर्सेज थे, उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यूज कर लिया गया है। हेल्थ सेक्टर के लिए रिसोर्सेज थे, उनको अगेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यूज कर लिया गया है। तो फोर्स्ड ड्राफ्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन ये है। देन है कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखिए हमारे इंडिया ने उस टाइम पर ये चीज अच्छी करी थी, उन्होंने सोशलिज्म को तो अडॉप्ट करा, बट उन्होंने मतलब ये चीज रशिया से ही इंस्पायर्ड थी। उन्होंने सोशलिज्म को अडॉप्ट करा बट कंप्लीटली सोशलिज्म को अडॉप्ट नहीं करा। उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी को, उन्होंने मार्केट को भी रखा साथ में, क्योंकि देखिए जैसी जोसेफ स्टालिन की पॉलिसीज थी इसका आगे उनको फिर लॉस भी होगा। इन्होंने जो प्लानिंग दी थी ना, ये जो जोसेफ स्टालिन थे, इन्होंने जो नेशनल प्लानिंग के लिए स्लोगन दिया था वो था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इसका भी मतलब यही था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया फोर्स्ड ड्राफ्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के जबरदस्ती रिसोर्सिस का मिसयूज भी करा जा रहा है, रिसोर्सिस को रीडायरेक्ट भी करा जा रहा है, कहीं के रिसोर्सेज है कहीं लगाए जा रहे हैं, बट कंट्री को पुश करा जा रहा है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की साइड। एंड उसके लिए देखिए जो एग्रीकल्चर है उसका भी कलेक्टिवाइजेशन कर दिया गया है, बड़े बड़े फार्म्स में कन्वर्ट कर दिया है, छोटे फार्म्स अब किसी के नहीं रहे हैं।
हर किसी जगह पर हर रिसोर्सेज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टेट का या फिर गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है। एंड इस नेशनल प्लानिंग को उन्होंने देखिए नाम दिया था रशिया ने द गॉस प्लान। ये उनकी नेशनल प्लानिंग थी, 5 ईयर का प्लान था इनका 1928 से लेकर 33 तक। और देखिए ये जो गॉस प्लान था ना, इसमें देखिए जैसे क्योंकि अब रशिया क्या चाहता था उस टाइम पर जोसेफ स्टालिन के जल्दी से जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए, ग्रेट लीप फॉरवर्ड हो जाए, तो ये लोग हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस कर रहे थे जिससे और ज़्यादा फिर आगे इंडस्ट्रीज बनेगी, कैपिटल इंडस्ट्रीज ग्रो होंगी। एंड देखिए हमारे इंडिया में भी हमें पता चलता है कि कैसे जो स्टार्टिंग के प्लान थे उसमें सिर्फ और सिर्फ हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर ही फोकस था, जैसे कि कोल पावर सेक्टर हो गया है ना, इन सारी चीज़ों के, स्टील इंडस्ट्री हो गई, इन्हीं के ऊपर ही फोकस था। तो ये जो नेशनल प्लानिंग है इसका ओरिजिन हुआ है रशिया में, एंड जो रीजनल प्लानिंग है उसका ओरिजिन हुआ है यूएसए में। जो यूएसए है वो कभी भी नेशनल प्लानिंग के लिए नहीं गया, और ऐसे ही जो सोवियत यूनियन है, दैट इज जो अर्स्टवाइल यूएसएसआर है, वो कभी भी रीजनल प्लानिंग के लिए नहीं गया। ओके, ये जो रशिया का नेशनल प्लानिंग था ना, 5 ईयर प्लान, ये स्टार्टिंग में काफ़ी सक्सेसफुल होगा। बाद में ऑफ कोर्स ये लोग चेंजेस करेंगे, मार्केट को भी लेके आएंगे, थोड़ा इंक्लूड करेंगे अपनी प्लानिंग में, इनकॉर्पोरेट करेंगे मार्केट को भी। बट स्टार्टिंग में इतना सक्सेसफुल होगा कि इसका इन्फ्लुएंस बाकी कंट्रीज में भी देखने को मिलेगा, जैसे कि इंडिया इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। ऐसे ही ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में भी ये आगे जाके ग्रो होगा। एंड इसका जो प्योरेस्ट एग्जाम्पल मिलता है, जो कम्युनिस्ट प्लानिंग, इसका जो प्योरेस्ट एग्जांपल मिलता है वो मिलता है चाइना में। नेशनल प्लानिंग जो रशिया की थी ना, ओके, ये स्टेट इकोनॉमी थी ना, मतलब जिसमें गवर्नमेंट ने सारे के सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल में कर लिया है, बट स्टिल कुछ रिसोर्सेज कुछ हद तक जो लिबर्टी थी लोगों को, है ना। बट चाइना में आती है प्योरेस्ट फॉर्म, जो रशिया की स्टेट इकोनॉमी थी ना, चाइना में वो आगे जाकर प्योरेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगी। कैसे, देखिए यहाँ पर पूरे का पूरा रिसोर्सेज का कंट्रोल चला जाएगा, जो चाइनीज गवर्नमेंट होगी, इसीलिए ही तो इसको कम्युनिस्ट बोलते हैं। देखिए दोनों ही प्लान्ड है, चाइना और रशिया की दोनों ही प्लान्ड है, दोनों ही स्टेट इकोनॉमी है, बट फिर भी डिवीजन है, एक सोशलिस्ट है और एक कम्युनिस्ट है। जो सोशलिस्ट है इसका ही आगे प्योरेस्ट फॉर्म बन जाता है जब, तो वो बनता है कम्युनिस्ट, एंड वो फिर जाके हमें इकोनॉमी देखने को मिलती है चाइना में। ऑल राइट, सी चाइना रशिया ये तो थी प्लान्ड स्टेट इकोनॉमीज थी बेसिकली, है ना, और कमांड इकोनॉमीज थी। बट इस रशियन ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी ना, इसका जो इन्फ्लुएंस था वो नॉन स्टेट और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी उनके ऊपर भी देखने को मिला, या फिर आप बोल सकते हो जो नॉन सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी थी, मतलब कि गवर्नमेंट के पास पूरे का पूरा कंट्रोल नहीं है। एंड इसकी बेस्ट एग्जांपल है फ्रांस। फ्रांस भी जो अब तक प्लानिंग की साइड नहीं गया था, उसने भी नेशनल प्लानिंग स्टार्ट कर दी लाइक रशिया, बट ऑफ कोर्स बाद में फिर ये मिक्स्ड इकोनॉमी की साइड चला जाएगा जो फ्रांस होगा। ऑल राइट, अभी हम देखते हैं प्लानिंग की कुछ टाइप्स। मेन है इम्पेरेटिव एंड इंडिकेटिव, इसके अलावा और भी बहुत सारी टाइप हो सकती हैं प्लानिंग की। इम्पेरेटिव एंड इंडिकेटिव के लिए अभी के लिए आपने याद रखना है कि इम्पेरेटिव जो प्लानिंग होगी वो मेनली स्टेट इकोनॉमीज के लिए होती है, एंड जो इंडिकेटिव प्लानिंग है वो मेनली मिक्स्ड इकोनॉमिक्स के लिए होती है। ओके, सो देखिए इम्पेरेटिव का अगर हम इंग्लिश का मीनिंग देखें तो उसका मतलब क्या है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ हो सकती हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स और क्रूशल असेंशियल चीज़ें, है ना। तो इम्पेरेटिव प्लानिंग ऐसी प्लानिंग है जो कि स्टेट इकोनॉमीज या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज ने यूज करी, जिनका सेंट्रल कंट्रोल बहुत ज्यादा था। अब उन्होंने ये प्लानिंग उन्हीं चीजों के लिए करी जो कि बहुत असेंशियल्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के लिए उन्होंने जो भी प्लानिंग करी वो इम्पेरेटिव प्लानिंग थी। एंड ये स्टेट और जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज थी उन्होंने यूज करी। एंड इसमें क्या था कि जो स्टेट इकोनॉमी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्टेट इकोनॉमी कौन सी हो सकती थी, जैसे या तो सोशलिस्ट, मेन गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है, प्लान्ड इकोनॉमीज ही हैं दोनों,
बट कितना कंट्रोल है वो डिफरेंट है। स्टेट इकोनॉमी देखिए, एक तो सोशलिस्ट हो सकती है, कम्युनिस्ट हो सकती है। सोशलिस्ट है अगर, तो इसका मतलब है कि जैसे कि रशिया की एग्जांपल है ना, एक्स यूएसएसआर हमने ऑलरेडी देख लिया। तो सारे के सारे जो रिसोर्सेज होंगे वो स्टेट के कंट्रोल में ही होंगे, बट थोड़ी सी लिबरलाइजेशन भी होगी, थोड़ा सा लिबर्टी भी होगी लोगों को। एंड देखिए जो मेन रिसोर्सेज होंगे ना, वो सारी की सारी जो ऑनरशिप होगी जमीन की, एग्रीकल्चर की, हर एक चीज की, रिसोर्सेज की जो ऑनरशिप होगी वो गवर्नमेंट के पास ही होगी सोशलिस्ट सिस्टम में। बट यहाँ पर लेबर को छोड़ दिया गया है सोशलिस्ट सिस्टम में। ये भी प्लान है, ये भी स्टेट इकोनॉमी है, ये भी अपने वेलफेयर के लिए भी प्लानिंग कर रही है लोगों के लिए, ठीक है। बट सारे के सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करके सिर्फ लेबर को छोड़कर। अब इसका प्योरेस्ट फॉर्म कहां पर आ चुका था, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा चाइना में, तो वो क्या बन चुका था, कम्युनिस्ट सिस्टम। इसमें क्या था कि इन्होंने भी तो लेबर को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने लेबर को भी कंट्रोल कर लिया, इन्होंने सारे के सारे रिसोर्सेज को भी कंट्रोल कर लिया, जितने भी स्टेट के रिसोर्सेज थे, ठीक है। उसके साथ ही इन्होंने लेबर को भी कंट्रोल में ले लिया। अब सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में होंगी, तो वो बन गया कम्युनिस्ट सिस्टम। अब ये जो सोशलिस्ट सिस्टम था ना रशिया का, इसमें चांस था कि मार्केट एग्जिस्ट करती थी थोड़ी बहुत, चाहे नेग्लिजिबल लेवल की थी, बट इसमें चांस भी था, इसमें एग्जिस्ट करती थी। बट ये जो चाइना का था ना, इसमें मार्केट का कोई नामो निशान ही नहीं था, सारे का सारा गवर्नमेंट का ही कंट्रोल था। तो ये जो इम्पेरेटिव प्लानिंग है ना, इसको हम डायरेक्टिव एंड टारगेट प्लानिंग भी बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए डायरेक्टिव कैसे है, गवर्नमेंट ही तो सारी की सारी डायरेक्शंस दे रही है, गवर्नमेंट के पास ही सारे रिसोर्सेज का कंट्रोल है। जो डायरेक्शंस गवर्नमेंट ने दी है सारी की सारी एजेंसीज को, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, ब्यूरोक्रेसी को उन्हीं डायरेक्शंस के बेसिस पर ही काम करना होगा। टारगेट प्लानिंग इसको क्यों बोलते हैं, कुछ असेंशियल टारगेट्स हैं जो कि उस कंट्री की डेवलपमेंट के लिए उनके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, तो उन टारगेट्स को, उन प्री सेट टारगेट्स को अचीव करना है, इसलिए इसको टारगेट इकोनॉमी भी बोला जाता है। अब इसके देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस इम्पेरेटिव प्लानिंग के। सबसे पहले तो है इसमें न्यूमेरिकल टारगेट्स, क्योंकि देखिए अगर कहीं पर गवर्नमेंट ने कंट्रोल करा है चीजों को, तो इसका मतलब ये तो ऑब्वियसली पता चल रहा है कि वहां पर लोगों का वेलफेयर तो कैसा ही होगा, है ना। आप नॉर्थ कोरिया की आज के टाइम पर एग्जांपल देख सकते हो, कितना ही लोगों का क्या ही वेलफेयर है, सारी की सारी चीजें तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल टारगेट्स ही सेट रहते हैं इम्पेरेटिव प्लानिंग में, सिर्फ ग्रोथ से, नंबर्स से ही फर्क पड़ता है उनको इस प्लानिंग में। लोगों की डेवलपमेंट का, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा उनको इम्प्रूव करने के लिए कोई भी काम नहीं करा जाता है। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर है पॉसिबल टू अचीव गोल्स। ऑब्वियसली अगर किसी कंट्री को पूरी तरह से स्टेट ने कंट्रोल कर लिया है, फोर्सफुली डायरेक्शंस दी जा रही हैं, कुछ टारगेट्स अचीव करने के लिए सेट कर दिए गए हैं, नंबर्स से मतलब है, तो उन गोल्स को अचीव करना ऑब्वियसली इजी होता है। बट अगर कोई कंट्री सारे के सारे सेक्शंस को इंक्लूड करके चल रही है, सारे के सारे जो कंट्री के डिसएडवांटेज लोग हैं उनको भी साथ में लेकर चल रही है, सिर्फ रिच लोगों की साइड ही नहीं देखा जा रहा है, मतलब किसी कंट्री की अगर प्लानिंग इंक्लूसिव है तो वहां पर बहुत सारी चीजों का ट्रेड ऑफ भी होगा, मतलब कि अगर एक साइड पर चीजों को छोड़ा जा रहा है तो दूसरी चीज को अचीव करा जा रहा होगा। तो इस इम्पेरेटिव प्लानिंग में जो स्टेट इकोनॉमीज होंगी वहां पर तो लोगों के वेलफेयर से कोई इतना कंसर्न ही नहीं होगा। इनफैक्ट जो रिसोर्सेज लोगों के लिए होंगे, हो सकता है वो भी ग्रोथ को अचीव करने के लिए ही यूज कर लिए गए हों, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जैसे कि रशिया में हुआ था। तो इसलिए यहाँ पर तो ऑब्वियसली गोल्स को अचीव करना इजी होगा। नो मार्केट रोल, ये भी क्लियरली पता ही है, अगर हमें स्टेट इकोनॉमी है, कमांड इकोनॉमी है, तो मार्केट का कोई रोल ही नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली फिर प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी नहीं होगी। इनफैक्ट लोगों के पास तो कोई मोटिवेशन ही नहीं रहेगा, उनको पता है सब कुछ गवर्नमेंट के पास ही है, न्यू इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी, क्योंकि उनको पता है कि हमें मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं है, सारा कुछ तो गवर्नमेंट के पास ही अल्टीमेटली चला जाएगा। तो ये जो यूएसएसआर हो गया, चाइना हो गया, ये सारी की सारी कमांड इकोनॉमीज थी, डायरेक्टिव, जो कमांड्स देती थी बेसिकली।
सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज थी, जैसे इसमें पोलैंड भी आता है, हंगरी, उस टाइम की बात हो रही है ऑफ कोर्स, तो ऑस्ट्रिया, रोमानिया, चाइना एंड फाइनली, है ना। तो अब ना एक पर्सन है ऑस्कर लांच, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन अगर गलत है तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था मार्केट सोशलिज्म का। इन्होंने बोला था कि ये जो सोशलिस्ट कंट्रीज है ना, यहाँ पर सोशलिज्म फॉलो होता है, जैसे कि चाइना हो गया, यूएसएसआर हो गया। चाइना तो प्योरेस्ट फॉर्म था सोशलिज्म का, जो कि आगे जाके फिर उसके लिए टर्म अलग से आती है कम्युनिज्म की, कम्युनिस्ट कंट्री, है ना। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पर मार्केट का भी इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, मार्केट भी इसमें आनी चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला कि मार्केट सोशलिज्म बनना चाहिए, तभी इकोनॉमी जो होगी वो डेवलप हो सकती है, अदरवाइज ये स्टैग्नेट कर जाएगी। तो इनिशियली जितनी भी ये कंट्रीज थी ना, जो स्टेट इकोनॉमीज थी, इस चीज को कंसिडर नहीं करती हैं, तो वो एक स्टेट इकोनॉमीज ही बन के रहती हैं, कमांड इकोनॉमीज ही बन के रहती हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब इन इकोनॉमीज का स्लो डाउन आने लगता है, जैसे कि चाइना में भी हुआ, सोवियत यूनियन जो था यूएसएसआर, उसमें भी हुआ। तो ये लोग जो थे स्टेट इकोनॉमीज इम्पेरेटिव प्लानिंग का यूज कर रहे थे, सेंट्रली चीजों को बहुत ज्यादा कंट्रोल करा हुआ था, डिसेंट्रलाइजेशन नाम की कोई चीज नहीं थी। तो इसी की वजह से ही, क्योंकि अब यहाँ पर कोई मार्केट भी नहीं थी, अब अगर मार्केट नहीं है तो ऑब्वियसली कोई कंपटीशन भी नहीं होगा, न्यू इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी। जैसे कि मैंने पहले बताया, जैसे कि हमारे इंडिया में भी बेस्ट एग्जांपल है, आप बीएसएनएल की ले सकते हो, है ना, कैसे। और आज के टाइम पर आप बोल सकते हो कि जियो एंड ऑल, ये जो एयरटेल वगैरह है, इनकी मोनोपोली है। इनफैक्ट अब तो गवर्नमेंट ट्राई भी कर रही है कि इन सब की मोनोपोली को खत्म करा जाए, एंड बीएसएनएल को भी रिवाइव करने का ट्राई करा जा रहा है ना। तो ऐसी ही सिचुएशन कुछ उस टाइम पर थी, चाइना एंड सोवियत यूनियन में भी बन चुकी थी, इकोनॉमी स्लो डाउन होने लगी थी। फिर उसके बाद ये जो मार्केट सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था ना ऑस्कर लांज ने, इसको सीरियसली लिया गया। एंड फिर चाइना देखिए लेके आता है ओपन डोर पॉलिसी, मतलब मार्केट अब थोड़ा सा इसमें ऐड हो रहा है। चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया है बेसिकली, एंड ये 1985 तक का पीरियड है। इस टाइम पर चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी लेके आता है, अपनी मार्केट सोशलिज्म को अडॉप्ट करता है चाइना। ऐसे ही फिर जो सोवियत यूनियन था वो भी एक पॉलिसी लेके आता है, जिसमें अब अपनी भी, ये भी अपनी मार्केट को ओपन, अपनी इकोनॉमी को ओपन करता है। एंड इसमें देखिए दो टर्म्स आती हैं सोवियत यूनियन के लिए, रशिया के लिए, प्रेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। प्रेस्ट्रोइका का मतलब है रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब कि इकोनॉमी का रिस्ट्रक्चर हो रहा है, एंड ग्लासनोस्ट का मतलब है ओपननेस, मतलब कि इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया है। एंड ये दोनों चीजें चाइना एंड रशिया ने करी थी अपनी अपनी इकोनॉमीज को बचाने के लिए, जो कि उस टाइम पर स्टैग्नेट हो रही थी और इसका स्लो डाउन हो रहा था। अब तो खैर उल्टा ही है, चाइना तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। एंड देन उसके बाद एक सेकंड टाइप है प्लानिंग की, इंडिकेटिव प्लानिंग, जिसका मैंने आपको बोला था कि आपने मिक्स्ड याद रखना है। जो इंपेरेटिव होती है स्टेट के लिए होती है। आज के टाइम पर देखिए किसी भी कंट्री, आप नॉर्थ कोरिया को इसमें से एक्सक्लूड कर सकते हो ऑब्वियसली, बट अदरवाइज कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसकी प्योर इम्पेरेटिव प्लानिंग हो, या फिर कोई भी स्टेट इकोनॉमी आज के टाइम पर नहीं है, सारी की सारी मिक्स्ड इकोनॉमीज ही रहती हैं। अच्छा, इंडिकेटिव का मतलब क्या है, देखिए इसका भी नाम से अब पता चल रहा है। इंडिकेटिव का मतलब क्या है कि इंडिकेशन देना। यहाँ पर गवर्नमेंट जस्ट एक इंडिकेशन दे रही है, मतलब एक हिंट सा दिया जा रहा है, एक इंडिकेशन दिया जा रहा है कि देखिए ये कुछ टारगेट्स हैं जिनको आप अचीव कर सकते हो, बट वो टारगेट्स कौन अचीव करेगा ये कहीं भी फोर्स नहीं करा जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, कहीं कुछ यहाँ पर फिक्स नहीं रखा गया है, चीजों को रिस्ट्रिक्ट नहीं करा गया है। इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए अब प्राइवेट सेक्टर भी हेल्प कर सकता है एंड गवर्नमेंट भी हेल्प कर सकती है। तो ये ऑब्वियसली किसके लिए होगा, फिर डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए। तो जो भी प्लानिंग अब डेमोक्रेटिक कंट्रीज बेसिकली जो जितनी भी सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी थी, स्टेट इकोनॉमीज थी, इनके अलावा जो कंट्री बच चुकी थी, जैसे कि यूएसए वगैरह हो गया है ना, ये जो कंट्रीज बच चुकी थी, हमारा इंडिया हो गया आजादी के बाद, ये कंट्रीज ना तो स्टेट इकोनॉमीज में आती थी, ना ही ये कम्युनिस्ट थी पूरी तरह से, और ना ही पूरी तरह से ये सोशलिस्ट थी।
तो इसीलिए ही ये बन गई फिर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। एंड इनके लिए अलग से आती है भाई अब एक इंडिकेटिव प्लानिंग, जिसमें गवर्नमेंट जस्ट इंडिकेशन देगी एंड उन इंडिकेशंस में बता दिया जाएगा कि हाँ ये टारगेट्स हैं हमने अचीव करने हैं, एंड वो गवर्नमेंट भी अचीव कर सकती है। एंड उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर एंड मार्केट भी हेल्प कर सकती है। अच्छा, इस इंडिकेटिव प्लानिंग को हम बेसिक सेक्टर प्लानिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इस प्लानिंग में कोर इंडस्ट्रीज के ऊपर मेन फोकस करा गया था। एंड ये टर्म ली गई है देखिए फ्रांस से कैसे, क्योंकि फ्रांस में देखिए मैंने आपको पहले बताया है कि कैसे जो फ्रांस था वो मिक्स्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गया था, है ना। अगर मिक्स्ड इकोनॉमी में जब कन्वर्ट हुआ था तो फ्रांस उस टाइम पर लेके आता था अपना पहला जो मिक्स्ड इकोनॉमी के बाद का प्लान, जिसको नाम दिया गया था मोनेट प्लान। मोनेट प्लान था आफ्टर ओके व्हेन फ्रांस कन्वर्टेड टू मिक्स्ड इकोनॉमी देन इट केम अप विद द मोनेट प्लान। उस प्लान में देखिए फोकस दिया गया था कोर इंडस्ट्रीज के ऊपर और बेसिक इंडस्ट्रीज के ऊपर, जिसमें कुछ 8 इंडस्ट्रीज आती हैं। एंड उसमें देखिए आयरन स्टील हो गया, सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गया, ऑयल रिफाइनरी, ये सारी की सारी 8 बेसिक इंडस्ट्रीज थी। वैसे इनको हमने कवर करना है तो इनके ऊपर फोकस करा गया था, इसीलिए ही इस प्लानिंग को हम बेसिक सेक्टर प्लानिंग भी बोलते हैं। एंड इसका इन्फ्लुएंस देखिए हमें इंडिया में भी देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा इंडिया जो था उसमें भी जब ऑलमोस्ट स्टेट प्लानिंग स्टेट मोनोपोली हो गई थी 6 इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज के ऊपर, जिसमें से सीमेंट कोल इंडस्ट्रीज भी सारी थी। अब तो खैर प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। ओके देन उसके बाद देखिए एक ना रमेश सिंह में इस बुक में यूके का भी दिया गया है एग्जाम्पल कि कैसे यूके भी प्लानिंग की साइड गया था 1965 में, बट उसने भी नेशनल प्लान लेके आया था, बट वो उसने अबैंडन कर दिया था। एंड अब यूनाइटेड किंगडम में, अच्छा ये जो यूनाइटेड किंगडम है इसमें भी अब कोई प्लानिंग नहीं है। देन कनाडा भी एक ऐसी कंट्री है जिसमें कोई फिक्स्ड प्लानिंग नहीं है। यूएसए भी ऐसी कंट्री है, यहाँ पर कोई फिक्स्ड प्लानिंग नहीं है, ये भी आपने याद रखना है। एंड मैक्सिको भी एक ऐसी ही कंट्री है। ओके अब अगर हम इंडिकेटिव प्लानिंग के फीचर देखें तो ये मिक्स्ड इकोनॉमीज के लिए है, ये तो हमें समझ आ चुका है। देन यहाँ पर देखिए क्वांटिटेटिव ग्रोथ तो चाहिए ही हमें, जीडीपी का नंबर तो बढ़ता चाहिए ही, उसके साथ ही ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज होनी चाहिए जो कि डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस करे, है ना। तो यहाँ पर देखिए डेवलपमेंट का जो काम होगा जो मेनली हमारे इंडिया में है वो गवर्नमेंट को दिया गया है। एंड जो क्वांटिटेटिव का काम है उसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों ही मिलकर काम करते हैं। यहाँ पर मार्केट सिस्टम भी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है तो मार्केट सिस्टम है, एंड मार्केट सिस्टम है तो लोगों की पार्टिसिपेशन है, लोग आएंगे पार्टिसिपेट करेंगे। अगर कंपिटिटिवनेस रहेगी लोगों अगर कंपीट कर सकते हैं, अगर इंडस्ट्रीज बिजनेसेस कंपीट कर सकते हैं, हर किसी को चांस मिल सकता है, तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन रहेगी, लोगों के पास मोटिवेशन होगा कंपीट करके आगे निकलने का। तो ये 2 टाइप की प्लानिंग थी, इम्पेरेटिव एंड इंडिकेटिव। इसके अलावा कुछ और भी टाइप्स हैं प्लानिंग की, जैसे कि सेंट्रल लेवल का प्लान हो सकता है, स्टेट लेवल का, लोकल लेवल का, मतलब अगर आप पॉलिटिकल व्यू पॉइंट से देखते हैं। देन उसके बाद प्लानिंग जो है वो सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड भी हो सकती है, मतलब कि कितना कंट्रोल है, कितना डिफरेंट अथॉरिटीज को अलाउ करा गया है कि सबका पार्टिसिपेशन हो सके, तो वो सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड भी है। देन प्लानिंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। एंड इसके अलावा एक और प्लानिंग है जो कि वैल्यू सिस्टम ऑफ सोसाइटी के ऊपर बेस्ड है, ये सिस्टम्स प्लानिंग एंड नॉर्मेटिव प्लानिंग हो सकती है। वैल्यू सिस्टम का आपको समझ आ ही चुका होगा कि ये किसी भी सोसाइटी के कल्चर से रिलेटेड हो सकती है, कि कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है किसी भी प्लानिंग के ऊपर कंट्री की, उसके कल्चर का, लोगों का कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है, वैल्यूज का कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है। जो सिस्टम प्लानिंग है ना ये वैल्यू न्यूट्रल है, इसका मतलब है कि ये कंसिडर नहीं करता है कि किसी सोसाइटी की वैल्यूज कैसी हैं, उनका कल्चर कैसा है, ये सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के ऊपर ही फोकस करती है। इसके लिए बस एक ही रियलिटी है एंड वो है इकोनॉमिक रियलिटी। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिस्टम्स जो ये प्लानिंग है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी कंट्री का सोशियो कल्चर सेटअप कैसा है, उस कंट्री का ग्राउंड लेवल पर रियलिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर पॉवर्टी है किसी भी कंट्री में
तो वो इसके लिए बस एक इकोनॉमिक रियलिटी है, वो इसको एक इकोनॉमिक, ये जो सिस्टम प्लानिंग है उसको एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेगी। इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हाँ कि जो पुअर लोग हैं, लोगों की आइडेंटिटी कैसी है, कौन सी कास्ट है, कौन सी लैंग्वेज है उनकी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस प्लानिंग को। इट मीन्स यहाँ पर सोशो कल्चर को कंसिडर नहीं करा जा रहा है। तो इसका मतलब अब ये भी तो हो गया ना कि जितने भी डेमोक्रेटिक बेसिकली आइडियल्स होते हैं, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, उन सारी चीजों के लिए ये प्लानिंग वेल सूटेड है। बट आज के टाइम पर हम देखिए, पहले ये अप्रोच ना हमारे इंडिया में भी बहुत पॉपुलर था, सिस्टम्स प्लानिंग। बट अब जो हमारा इंडिया है वो नीति आयोग के आने के बाद नॉर्मेटिव की साइड शिफ्ट हो चुका है। अभी हमारे इंडिया में वैल्यू बेस्ड प्लानिंग ही चल रही है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है ना, हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि यहाँ पर हमें इक्विटी का कॉन्सेप्ट साथ में लेकर चलना पड़ता है। हमें कोई ना कोई टारगेट पॉपुलेशन रखनी ही पड़ती है, क्योंकि हमारा कंट्री डेवलप्ड कंट्री नहीं है। हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशंस है ना वो ऐसी नहीं है सारी की सारी कि जो कि पूरी की पूरी रिच हो या फिर मिडिल क्लास हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी तक हंगर से डील कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि कास्ट इश्यूज से डील कर रहे हैं। आए दिन हम बहुत सारी न्यूज़ सुनते रहते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो तो आपको पता ही होगा। तो हमें इन टारगेट, ये जो पॉपुलेशन है ना, हमें इसको साथ में लेकर चलना ही होगा। तो ये उस टारगेट पॉपुलेशन की वैल्यूज को भी कंफर्म करती है।